हे एवरीवन, हाउस इट गोइंग। मेरा नाम है रोहित सेमरीवाल और वेलकम टू ई कॉमर्स फ्रंट एंड पार्ट 1। मतलब ई कॉमर्स का पार्ट 2 लेकिन फ्रंट एंड का पार्ट 1, तो बेसिकली एपिसोड 1। और पहले मैं सोच रहा था कि एपिसोड नहीं ही बनाऊंगा, लेकिन ये बहुत लंबी वीडियो हो जाती। ठीक है, अभी भी मतलब मेरे पास एडिट करने को पार्ट्स पड़े हैं और वो उन्हें एडिट करने में और ज़्यादा टाइम लगता। तो मैंने सोचा इससे अच्छा तो जितने अभी हो सकते हैं एडिट करके वो सब डाल देता हूँ। और ये भी काफ़ी लंबी वीडियो, ऐसी बात नहीं है, अभी भी ये अराउंड 1 आवर 20-30 मिनट्स अराउंड होगी। और अगला जो एपिसोड है इसका वो मैं 2 से 3 दिन के अंदर अंदर डाल दूंगा, क्योंकि वो ऑलमोस्ट हाफ एडिटेड है, तो वो जल्दी हो जाएगा। उसके अंदर ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएंगी, तो वो तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा। इसके अलावा बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। जाओ आराम से वीडियो एंजॉय करो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना फ्रंट एंड। सबसे पहले तो मेक श्योर बैक एंड में जो हमारा सर्वर है वो रनिंग हो, तो npm run dev। ठीक है, तो ये बैक एंड के लिए है, ताकि हमारा सर्वर अप एंड रनिंग हो, ताकि हम उसके ऊपर रिक्वेस्ट सेंड कर सकें। यहाँ पे सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000, तो इसी पोर्ट में हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। पोर्ट के साथ साथ आईपी एड्रेस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आईपी एड्रेस ढूंढने के लिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना, cmd, और यहाँ पे लिखना है तुम्हें IP config। तो IP config से तुम्हें तुम्हारा लोकल आईपी एड्रेस मिल जाएगा, जो कि मेरे केस में 192.168.1.200। ठीक है, तो इसी चीज़ पे बेसिकली मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा 192.168.1.200, क्योंकि अभी के लिए तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी के लिए अगर देखा जाए तो ये चीज़ लोकल होस्ट पे रनिंग है, लेकिन हमारे एम्यूलेटर के लिए ये लोकल होस्ट नहीं है, ये एक अलग डिवाइस है। तो इस अलग डिवाइस का हमें आईपी एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा स्पेसिफिकली। तो मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.200। तो इसी सेम तरह से अपना भी आईपी एड्रेस निकाल लेना, और उसी के ऊपर बेसिकली ये पोर्ट 5000 पे रिक्वेस्ट सेंड होगी। तो हमारा सर्वर है अप एंड रनिंग। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं एक्चुअली में अपने फ्रंट एंड पे वर्क करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोल्डर स्ट्रक्चर तुम लोगों को समझा देता हूँ। ये main.dart तो कुछ भी नहीं है, सिंपल एकदम फाइल है जैसी होती है हमेशा। तो एक मेन फंक्शन है, एक ई कॉमर्स ऐप है यहाँ पे, तो ये तो बहुत ही बेसिक है। अब चलते हैं फोल्डर स्ट्रक्चर पे। कोर, डेटा, लॉजिक, प्रेजेंटेशन। सबसे पहले बात करते हैं कोर की। कोर के अंदर सारी वैसी चीज़ें आएंगी जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड होंगी। फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, या फिर जो भी चीज़ें थ्रू आउट द ऐप हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे। फॉर एग्जांपल ऐप की थीम, फॉर एग्जांपल हमारी जो API की कॉन्फ़िगरेशन होगी वो, तो उस टाइप की सारी चीज़ें हमारे कोर वाले फोल्डर के अंदर आएंगी। डेटा के अंदर आएंगी दो चीज़ें, मॉडल्स और रिपोजिटरीज। मॉडल्स ऑफ कोर्स, मॉडल होते हैं स्ट्रक्चर, राइट, कि हमारा जो यूज़र है उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी एंड ऑल। उसके अलावा रिपोजिटरीज का मतलब API से वो डेटा फैच करेंगी और उन्हें मॉडल्स के अंदर ट्रांसफ़र करके हमें देगी। तो रिपोजिटरीज का वो काम होता है। फिर आता है लॉजिक। लॉजिक में बेसिकली दो चीज़ें होंगी। पहले तो हमारे ब्लॉक्स होंगे उसके अंदर, ब्लॉक्स या क्यूबिट्स जो भी हम यूज़ करेंगे वो। इसके अलावा हमारी सर्विसेज यहाँ पे होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारी ऐप के अंदर हम कुछ नोटिफिकेशन सर्विसेज या फिर लोकेशन सर्विसेज या इस टाइप की कोई भी सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आएगी। इसके अलावा प्रेजेंटेशन, नाम से बता रहा है, यहाँ पे स्क्रीन्स वगैरह आएंगी। ठीक है, स्क्रीन्स, विजेट्स और इस टाइप की जो भी UI से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो सारी हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर आएंगी। तो ये है हमारा कुछ फोल्डर स्ट्रक्चर। अब चलते हैं आगे। कोर के अंदर सबसे पहले एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बनाते हैं अपनी API के लिए। तो मैं इसका नेम दे रहा हूँ API.dart। तो इस वाली फाइल का एक ही काम है, वो है हमारी API से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना। तो सबसे पहले अपनी URLs ले लो। ठीक है, तो मैं एक कांस्टेंट स्ट्रिंग बनाया तो हमारी बेस URL, ये हमारी API की बेस URL है, यानी कि HTTP localhost 5000/API। मैंने यहाँ पे /API इसलिए लिया है क्योंकि ये /API तो सब में कॉमन है, राइट। /API का आगे का अलग हो सकता है कि /user या /something, लेकिन /API तक तो कॉमन है। तो /API तक हमारा बेस URL हो गया। अगेन जैसा मैंने बताया, अब ये फ्लटर ऐप हम बना रहे हैं और ये डिवाइस के अंदर रन होगी, तो इस डिवाइस को तुम्हें IP एड्रेस देना पड़ेगा, लोकल होस्ट से काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये अलग डिवाइस है और हमारा PC जो है एक अलग डिवाइस है। तो यहाँ पे हमें IP एड्रेस डालना पड़ेगा। मेरा IP एड्रेस था 192.168.1.200। अगर तुम्हें तुम्हारा IP एड्रेस नहीं पता है तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना, IP config को लॉन्च करना और यहाँ पे 192.168.1.200। इसी तरह से यहाँ पे तुम्हारा IP एड्रेस तुम्हें दिख जाएगा लोकल कौन सा है। ठीक है, तो ये जो IPv4 एड्रेस है ये हमें देखना है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया मेरा बेस URL। इसके अलावा मैं एक क्लास बनाऊँगा API की। ये वाली क्लास क्या करेगी, बेसिकली जो भी रिक्वेस्ट वगैरह सेंड होंगी वो इसी के थ्रू सेंड होंगी। ठीक है, हमेशा इसी के थ्रू सेंड होंगी। सेम चीज़ एक क्लास API रिस्पॉन्स के लिए ही बना लेते हैं। तो जब भी कोई रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं इस API रिस्पॉन्स नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर डालूंगा। तो सबसे पहले इस API रिस्पॉन्स पे ही वर्क कर लेते हैं।
तो API रिस्पॉन्स का मॉडल बनाने के लिए बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी API कौन कौन सी फील्ड्स रिटर्न करती है। हमारे केस में अगर हम अपनी API को देखें तो फॉर एग्जांपल कोई सा भी कंट्रोलर ओपन कर लो, जैसे कि कैटेगरी कर लेते हैं, तो हमारा जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती है इसेंशियली जो हमने सेंड करी है, ठीक है। अलग अलग में अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है तुमने कुछ अलग फील्ड्स करी हो, मैंने कुछ अलग करी है यहाँ पे, तो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को बना लेना। बेसिकली करना क्या है, जैसे ये फील्ड्स हैं, तो एक तो सक्सेस वाली फील्ड है जो कि सब में होती है, ठीक है, सक्सेस ट्रू या फॉल्स तो है ही है। इसके अलावा डेटा है, डेटा ऐसी फील्ड है जो कि ज़रूरी नहीं है सब में हो। मैसेज अगेन एक ऐसी फील्ड है जो कि ज़रूरी नहीं है कि सब में हो। तो यहाँ पे यही फील्ड्स हमें डिफाइन करने हैं। तो बूल सक्सेस, तो सक्सेस तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा डेटा है, डेटा ऑफ कोर्स डायनामिक लेना पड़ेगा क्योंकि डेटा अलग अलग आ सकता है, कभी किसी किसी केस में एरे भी आ सकती है, किसी किसी केस में मैप भी आ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो डेटा इसलिए डायनामिक ले लिया। इसके अलावा जो मैसेज है वो तो ऑफ कोर्स एक स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन वो नलेबल है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है बेसिकली कि मैं मैसेज हमेशा ही दूँ, अपने रिस्पॉन्स में हमेशा ही मैसेज आए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बूल सक्सेस ही है जो कि एक्चुअली में रिक्वायर्ड है। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर हम बनाएंगे उसके अंदर हम ये चीज़ मेंशन कर देंगे कि जो सक्सेस है वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा दिस डॉट डेटा और दिस डॉट मैसेज, तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है बेसिकली। तो ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है। अब ये जो API है इसको बनाने के लिए हमें पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। API के लिए हमें HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी, HTTP रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी तो हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो हम जो पैकेज इंस्टॉल करने वाले हैं उसका नाम है Dio, ठीक है। तो फ्लटर पब ऐड Dio। Dio क्या है? Dio एक HTTP क्लाइंट है जो कि हमारी HTTP रिक्वेस्ट भेजने में हेल्प करेगा। तो अब API के अंदर बेसिकली हमें उस Dio को यूज़ करके यहाँ पे रिक्वेस्ट को हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे Dio का एक इंस्टेंस बना लो, ठीक है। तो फाइनल Dio_Dio, और ये मैंने Dio को इनिशियलाइज़ कर लिया। मैंने इसे प्राइवेट बनाया ताकि ये API वाली क्लास के बाहर डायरेक्टली एक्सेसिबल ना हो, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि जब भी मैं इस API को इनिशियलाइज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने इस API को ऐसे इनिशियलाइज़ करा, तो जब भी API का ऑब्जेक्ट बनेगा नया तो उस केस में Dio की मैं कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को सेट कर दूँगा। तो यहाँ पे _Dio डॉट ऑप्शंस डॉट बेस URL, तो बेस URL बेसिकली जो ऊपर मैंने बेस URL ले रखी है उसके इक्वल हो जाएगी। तो तुम्हें बार बार Dio को ये पूरा URL नहीं देना पड़ेगा कि 192.168.200/5000/API/user, इतना बड़ा बड़ा URL नहीं देना पड़ेगा। अब से हम डायरेक्टली रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए इसके आगे की चीज़ देंगे सिर्फ, ठीक है। /API के आगे का पार्ट, फॉर एग्जाम्पल /API/user का पार्ट, या फिर /API/user/create account। तो सिर्फ /user/create account हमें देना पड़ेगा, ये सब नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा हम Dio के अंदर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिसको कहते हैं इंटरसेप्टर्स। इंटरसेप्टर बेसिकली क्या होता है? इंटरसेप्टर किसी भी रिक्वेस्ट के बीच में वर्क करते हैं, ठीक है। वो एक रिक्वेस्ट के लिए मिडल वेयर टाइप होता है। फॉर एग्जांपल जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड होगी तो वो इंटरसेप्टर साथ के साथ उसके वर्क करता है। इंटरसेप्टर 2 तरह से वर्क कर सकता है, या तो वो रिक्वेस्ट पे वर्क कर सकता है या तो वो रिस्पॉन्स पे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी चीज़ पे वो वर्क कर सकता है, और ऑफकोर्स दोनों पे भी कर सकता है, ठीक है। कुछ इंटरसेप्टर ऐसे होते हैं जो दोनों पे वर्क करते हैं। तो हर एक रिक्वेस्ट को बेसिकली वो इंटरसेप्ट करते हैं, इसलिए उसे इंटरसेप्टर बोला जाता है। तो इंटरसेप्टर का तुम्हें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। चलते हैं pub.dev पे, और यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है pretty Dio logger। तो ये जो pretty Dio logger है ये बेसिकली क्या करता है, ये हर एक Dio रिक्वेस्ट को, ठीक है, जो भी मैं इस Dio के इंस्टेंस से जो भी रिक्वेस्ट सेंड करूँगा उसको लॉग कर देगा मेरे डीबग कंसोल के अंदर। तो उससे क्या होगा कि रिक्वेस्ट क्या सेंड हो रही है, उस रिक्वेस्ट के साथ क्या डेटा जा रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, सब कुछ मुझे बेसिकली डीबग कंसोल के अंदर देखने को मिल जाएगा विदाउट एक्चुअली कॉलिंग प्रिंट और एनीथिंग, ठीक है। तो कुछ भी प्रिंट लॉग कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैनुअली, ऑटोमेटिकली सारी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली लॉग होती जाएंगी। तो इसे इंस्टॉल कर लो pretty Dio logger को। ये मैंने इसे कर लिया इंस्टॉल। आगे बढ़ते हैं। इस Dio के अंदर अब उस चीज़ को बस तुम्हें ऐड कर देना है। तो _Dio.interceptors.add, इसके अंदर ऐड कर दो हमारा pretty Dio logger। और इस pretty Dio logger के अंदर अगेन थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि चेंजेबल है, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी की रिक्वेस्ट की बॉडी दिखानी है या फिर नहीं, ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी यानी कि रिक्वेस्ट में जो डेटा सेंड हो रहा है वो चीज़ है। तो हाँ, मेरे को ये भी चाहिए। रिक्वेस्ट हेडर है कि रिक्वेस्ट का हेडर दिखाना है या फिर नहीं, तो ऑफकोर्स ये भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा और भी कुछ चाहिए, रिस्पॉन्स बॉडी, रिस्पॉन्स हेडर, तो जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम डाल सकते हो यहाँ पे। देखो रिस्पॉन्स बॉडी भी मैं ट्रू ले रहा हूँ और रिस्पॉन्स हेडर भी मैं ट्रू ले रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली ऑटोमेटिकली लॉग हो जाएंगी जब भी मैं कोई रिक्वेस्ट इस डीओ के इंस्टेंस को यूज़ करके सेंड करूँगा। तो ये चीज़ें हमने एक इंटरसेप्टर भी इसके अंदर ऐड कर दिया। इसी तरह से और भी अगर कोई ऐसी डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन वाली चीज़ होती तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते थे। फॉर एग्जांपल ऐसी एक और चीज़ है, वो है हमारे हेडर्स। ठीक है, हेडर्स हम सेट करते हैं जब भी हमें कोई कंटेंट टाइप या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होती है अपनी रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स से रिलेटेड। तो हेडर्स के लिए बेसिकली हम एक मैप बना लेते हैं, ये तो मैप स्ट्रिंग डायनामिक हेडर्स। अगेन ये भी कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होगा। तो हेडर्स यहाँ पे डिफाइन कर लो। हेडर्स का नाम चाहो तो डिफ़ॉल्ट अंडरस्कोर हेडर्स भी रख सकते हैं हम, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे उन्हें डिफाइन कर लो। तो कंटेंट टाइप हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन /JSON। तो बस ये हो गया, डिफ़ॉल्ट हेडर्स हमारे डिफाइन हो गए। अब यही हेडर्स यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो जैसे हमने बेस यूआरएल को अप्लाई करा है, ऐसे ही सेम हेडर्स भी अप्लाई होते हैं। तो dio.options.headers इक्वल टू डिफ़ॉल्ट हेडर्स। तो डिफ़ॉल्ट हेडर्स यहाँ पे सेट हो गए। तो बेस यूआरएल सेट हो गया, हेडर्स हो गए सेट बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा हमने एक इंटरसेप्टर ऐड कर दिया जो कि हर एक रिक्वेस्ट को हमारी ऑटोमेटिकली लॉग करता रहेगा, हमें मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब बस क्या करना है, इस डीओ को हमें अवेलेबल भी कराना है साथ के साथ। ठीक है, यानी कि अगर एपीआई से रिक्वेस्ट सेंड करनी है तो डीओ से तो करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जो डीओ है वही रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल dio.post या फिर dio.get, तो जो भी गेट पोस्ट पुट डिलीट जितनी भी सारी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी इसी इंस्टेंस से सेंड होनी है। तो अगर इसी इंस्टेंस से अगर वो सेंड होनी है और मैंने इसी को प्राइवेट बना रखा है तो ये तो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे हम एक गेटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक गेटर बना लेते हैं। तो मैं नीचे आया, सबसे पहले गेटर का टाइप देना होता है। तो गेटर का टाइप है डीओ, फिर हमें लिखना होता है गेट। ठीक है, ऑफकोर्स अब एक गेटर डिफाइन कर रहे हैं तो गेट लिखते हैं। तो ये उसका सिंटैक्स है। ठीक है, एक गेटर डिफाइन करने का। तो सबसे पहले टाइप, फिर गेट, उसके बाद उसका नेम दे दो कुछ भी, फॉर एग्जांपल सेंड रिक्वेस्ट। इस चीज़ का नाम मैं दे रहा हूँ सेंड रिक्वेस्ट। अब इससे जो भी तुम्हें रिटर्न करना है वो तुम रिटर्न कर दो एक एरो से। मैं रिटर्न करना चाहता हूँ अंडरस्कोर डीओ, तो मैंने वो कर दिया रिटर्न। कभी भी अगर मेरे को रिक्वेस्ट सेंड करने की नीड पड़ेगी तो मैं इस एपीआई को यूज़ कर सकता हूँ, इस एपीआई वाली क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के, और बस इस एपीआई का ऑब्जेक्ट बना के, तो एपीआई डॉट सेंड रिक्वेस्ट और फिर डॉट गेट या फिर डॉट पोस्ट, जो भी हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है वो डायरेक्टली यहाँ से सेंड हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि ये जो डीओ है इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हो रखी है। ठीक है, बेस यूआरएल ऑलरेडी सेट है, हेडर्स ऑलरेडी सेट है, लॉगर ऑलरेडी एडिट है। जबकि अगर तुम्हें अलग से ये चीज़ करते हैं, अगर तुम ये वाली क्लास नहीं बनाओगे तो बेसिकली बस फ़र्क इतना पड़ जाएगा कि तुम्हें ये चीज़ें बार बार सेट करनी पड़ेंगी, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात हो जाएगी। तो मैं डीओ पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, जो हमारी ब्लॉक एपीआई हैंडलिंग वाली वीडियो थी, उसके अंदर हमने डीओ यूज़ करा था। तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो जाके, वहाँ पे थोड़ा और मैंने डेप्थ में बता रखा है कि डीओ किस तरह से वर्क करता है एंड ऑल। तो बेसिकली डीओ से जब भी कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो ये हमें बदले में रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, रिस्पॉन्स नाम का एक ऑब्जेक्ट। अब जैसा मैंने बताया, हम जो रिस्पॉन्सेज लेंगे वो सारे इस वाली क्लास में लेंगे, इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर, क्योंकि हमें यही वाला समझ आता है कि सक्सेस डेटा और मैसेज। तो हमें इस एपीआई रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस डीओ के रिस्पॉन्स से। ठीक है, तो बेसिकली एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना लो। उसके लिए हम लिखेंगे फैक्ट्री एपीआई रिस्पॉन्स डॉट फ्रॉम रिस्पॉन्स। इसको मैं डीओ वाला रिस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स इसे दूंगा मैं। ये जो रिस्पॉन्स वाली क्लास है ये डीओ के अंदर होती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स टी, ये देखो डीओ के अंदर। तो इस रिस्पॉन्स से बस मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एपीआई रिस्पॉन्स का। तो रिटर्न एपीआई रिस्पॉन्स, ये आ गया। अब इस एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर सक्सेस तो रिक्वायर्ड है, इसके अलावा डेटा है, इसके अलावा मैसेज है, ये दोनों रिक्वायर्ड नहीं है। अब इन तीनों की ही प्रॉपर्टीज़ मेरे को इस रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग सेट करनी होगी। जो भी डीओ से रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, उस अकॉर्डिंग ये सब सेट होगा। ये सारी जो चीज़ें हैं, सक्सेस, डेटा, मैसेज, ये बेसिकली रिस्पॉन्स के डेटा के अंदर होगा, क्योंकि रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है वो क्या है, अपने बैकएंड में एक बार तुम चेक कर सकते हो। तो जो रिस्पॉन्स में जो डेटा आ रहा है वो है सक्सेस ट्रू है, डेटा ये है, मैसेज ये है। तो तीनों फील्ड्स एक मैप के अंदर आ रही है। तो बेसिकली ये जो डेटा है वो एक मैप है। ठीक है, तो रिस्पॉन्स का डेटा उठा लो। तो रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ये हो गया। इस चीज़ को तुम्हें जेसन डिकोड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीओ बाय डिफ़ॉल्ट जेसन डिकोड इसके ऊपर लगा देता है। ठीक है, तो ऑलरेडी डिकोडेड वर्जन ही हमें यहाँ पे मिलता है।
तो ये जो रिस्पॉन्स डॉट डेटा है ये बेसिकली एक मैप होगा, ये हमें हमेशा पता है क्योंकि हमारी API हमेशा हमें एक मैप देती है, ठीक है, एक मैप जिसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती है, इधर भी मैप, इधर भी मैप, इधर भी मैप, तो हमेशा एक मैप स्ट्रिंग डायनामिक हमें यहाँ से मिलता है। तो हम चाहें तो इसे एज मैप स्ट्रिंग डायनामिक भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फाइनल डेटा इसे ले लो फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो डेटा है इसी के अकॉर्डिंग ये वाली फील्ड सबको पॉपुलेट कर दो, तो डेटा सक्सेस इसके अंदर आ जाएगा और जो एक्चुअल डेटा है उसके अंदर डेटा आ जाएगा, यानी कि डेटा में जो डेटा वाली फील्ड है वो, और मैसेज के अंदर डेटा मैसेज आ जाएगा। और अगर मैसेज नल हो तो तुम चाहो तो कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर भी यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट हो गया, ठीक है। अगर डेटा में मैसेज है तो वही आएगा, अगर नहीं है तो बेसिकली ये अनएक्सपेक्टेड एरर वहाँ पे स्टोर हो जाएगा मैसेज के अंदर। तो अब हमने क्या करा, रिस्पॉन्स से जो DO का रिस्पॉन्स है उससे एक API रिस्पॉन्स बनाने के लिए नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना लिया ताकि इन फ्यूचर उसकी नीड पड़े तो हम रिस्पॉन्स से डायरेक्टली API रिस्पॉन्स बना सकते हैं। और फिर उसमें से हमें सारी फील्ड्स डायरेक्टली एक्सेसिबल है कि सक्सेस क्या हुआ, डेटा में क्या आया, मैसेज में क्या आया, वो सब हम चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे, कोर को करते हैं बंद अभी के लिए। अब सबसे पहला टास्क हमारा क्या है, सबसे पहला टास्क है हमारा यूज़र का मॉडल बनाना। तो डेटा में मॉडल्स ले लो, डेटा में रिपोजिटरीज ले लो। सबसे पहले बनाते हैं मॉडल्स में। तो मॉडल्स में एक यूज़र का मैंने फोल्डर बना दिया, इसमें आ जाएगा मेरा user_model.dart, ये आ गया। यूज़र का मॉडल बनाना है, मैनुअली भी बना सकते हो या फिर JSON to Dart को यूज़ कर सकते हो। JSON to Dart यूज़ करने के लिए तुम्हें उसका रिस्पॉन्स चाहिए होगा। रिस्पॉन्स के लिए ओपन कर लो पोस्टमैन, ठीक है। तो पोस्टमैन के अंदर डायरेक्टली हम यूज़र में जाके साइन इन में जाके अपना यूज़र फैच कर सकते हैं। तो ये है हमारा यूज़र का मॉडल, इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब चलते हैं ब्राउज़र में, JSON to Dart, यहाँ पे करो इसे पेस्ट। और इसमें ये जो __ v है इसका वैसे कोई काम नहीं है, इसे तुम चाहो तो हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। _ID है, _ID की जगह कुछ और इसका नेम रखना चाहते हो तो वो भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के लिए, लेकिन ऐसे ही रहने दे रहे हैं। इसके अलावा बस इतना ही करना था। यहाँ पे अब इस मॉडल का नेम रख दो कि यूज़र मॉडल, नेम हो गया, जनरेट कर दो डार्ट, तो वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे लिए पूरा मॉडल बना देगा। अब तुमने ध्यान दिया हो तो उसने ये जो _ID है इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद से SID बना दिया, ठीक है, SID। तो ये चीज़ याद रखना है, SID बेसिकली ऑब्जेक्ट ID है, और यहाँ पे भी SID, लेकिन यहाँ पे JSON से वो _ID ही ले रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ से वो SID फाइंड करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो डेटा हमारा सही रहेगा, लेकिन बस फील्ड का नाम चेंज हो गया फ्लटर के अंदर, ठीक है। फ्लटर के अंदर ये SID मान रहे हैं, तो SID मतलब ऑब्जेक्ट ID, और यहाँ पे भी सेम ही है। तो JSON में तो वो ठीक है _ID, लेकिन फील्ड का नाम अब SID है। चाहो तो इसे तुम बाद में चेंज भी कर सकते हो, इसे ऑब्जेक्ट ID लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। _ID लिख दोगे तो अगेन ये वाली फील्ड प्राइवेट हो जाएगी, फिर वो बाहर एक्सेसिबल नहीं होगी, तो इसलिए _ नहीं लगा सकते यहाँ पे, है ना, क्योंकि हमें इस फील्ड को बाहर एक्सेसिबल भी बनाना है। तो इस क्लास को बस कॉपी कर लो और अपने यूज़र मॉडल में पेस्ट कर दो, ये आ गया, सिंपल। अब चलते हैं वापस, मॉडल हमारा बन चुका है, चलते हैं रिपोजिटरी में। तो user_repository.dart। तो सबसे पहले हम यूज़र की रिपोजिटरी बना रहे हैं, तो क्लास यूज़र रिपोजिटरी। तो एक रिपोजिटरी का बेसिकली क्या काम है हमारी इस ऐप के अंदर, एक रिपोजिटरी का ये काम है कि वो यूज़र का जो मॉडल है उसके अंदर डेटा डालेगा अपनी API से लेके, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये API से रॉ डेटा लेगा और उसे मॉडल्स में डाल के हमें देगा, अगर मतलब उसे ऑफकोर्स नीड होगी तो। अगर उसका रिटर्न टाइप ही ऐसा है कि उसे मॉडल देने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, फंक्शन का रिटर्न टाइप ही ऐसा है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली रिपोजिटरी है जो कि हमारी API को एक्सेस करेगी और वहाँ से डेटा वगैरह फैच करेगी और सेम डेटा सेंड भी करेगी। तो अभी के लिए फ्यूचर वॉइड में इसका रिटर्न टाइप रख रहा हूँ, रिटर्न टाइप अगेन चेंज हो सकता है इन फ्यूचर। तो क्रिएट अकाउंट नाम से मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, इसके अंदर हमें डेटा क्या क्या चाहिए वो देख लो। डेटा हमें चाहिए एक तो ईमेल और एक पासवर्ड, तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर लो। तो बेसिकली एक रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग ईमेल और एक रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग पासवर्ड, तो ये दो चीज़ें रिक्वायर्ड है इसको देना। आगे बढ़ते हैं इस फंक्शन में। तो ट्राई एंड कैच मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ट्राई कैच। अगर एक्सेप्शन आती है तो मैं उसे फिर से थ्रो कर दूंगा, ठीक है, तो रीथ्रो।
तो जो भी एक्सेप्शन आएगी वो वापस से थ्रो हो जाएगी, ठीक है। तो रीथ्रो कर रहा हूँ उसे। अब हमें करनी है अपनी एक रिक्वेस्ट सेंड इस API को यूज़ करके। तो ये जो API वाली क्लास है अब हमारे काम आएगी। तो इस API का एक इंस्टेंस बना लो ऊपर, ठीक है, फाइनल API अंडरस्कोर API इक्वल टू API। बाकी वैसे जब तुम फाइनल यूज़ कर रहे हो तो तुम्हें डेटा टाइप देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट राइट हैंड साइड से डेटा उठा लेता है, ठीक है। जो भी डेटा टाइप होगा वो, जैसे इसका टाइप API है तो ये भी ऑटोमेटिकली API हो जाएगा, तो वो भी तुम्हें यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ है, अंडरस्कोर API बन गया। अब इस अंडरस्कोर API के अंदर, यानी कि ये जो API वाली क्लास है, इसके अंदर ये जो सेंड रिक्वेस्ट है, इससे हमें रिक्वेस्ट सेंड करनी है। इसके अंदर ऑलरेडी सेटिंग तो सारी हो ही रखी है बेस URL वगैरह की। तो करना बस इतना ट्राई के अंदर कि अंडरस्कोर API डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, क्योंकि मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करनी है। पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे कहाँ पे सेंड करनी है, /user/create अकाउंट पे। तो वो लिख दो यहाँ पे /user/create अकाउंट पे। इसके अलावा मेरे को थोड़ा डेटा भी सेंड करना है, तो डेटा भी सेंड करते हैं। यहाँ पे मैं आया नीचे, तो डेटा के अंदर बेसिकली जेसन डेटा भेजना है। तो जेसन एनकोड करूँगा एक मैप को, और इस मैप के अंदर ईमेल में डाल दूंगा मैं अपनी ईमेल, और पासवर्ड में डाल दूंगा मैं पासवर्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये ईमेल और ये पासवर्ड यहाँ पे ये सेंड हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे हो रखा है। तो ये क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। अब चलते हैं, इस चीज़ को करो अवेट, ठीक है। ये पोस्ट रिक्वेस्ट को करा मैंने अवेट, इससे हमें मिलेगा एक रिस्पॉन्स, राइट। इससे मेरे को मिल गया जी एक रिस्पॉन्स। लेकिन इस रिस्पॉन्स से डायरेक्टली हम डेटा वगैरह नहीं उठाएंगे, हमें इस रिस्पॉन्स को अपने API रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो ये जो हमने API रिस्पॉन्स की क्लास बनाई थी, इसके अंदर उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो बना लेते हैं। वो भी सिंपल है काफ़ी, क्योंकि हमने इस API रिस्पॉन्स के अंदर ऑलरेडी एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर बना रखा है, जो कि रिस्पॉन्स से API रिस्पॉन्स बनाने के केपेबल है। तो ये कर लेते हैं, API रिस्पॉन्स इक्वल टू API रिस्पॉन्स फ्रॉम रिस्पॉन्स, और उसे मैंने रिस्पॉन्स पास करवा दिया। तो अब API रिस्पॉन्स बन गया, ये रिस्पॉन्स सिंपल। अब यहाँ पे हम उससे जो भी चीज़ें चेक करवाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ नॉट API रिस्पॉन्स डॉट सक्सेस, यानी कि अगर API रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं रहता है, API रिस्पॉन्स के अंदर अगर सक्सेस फॉल्स है, तो मैं थ्रो कर दूंगा, ठीक है, एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हूँ, थ्रो कर दूंगा API रिस्पॉन्स का मैसेज। तो API रिस्पॉन्स के अंदर जो भी मैसेज होगा उसको मैं थ्रो कर रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग, तो ये एक सिंपल सी चीज़ है यहाँ पे। तो अगर API रिस्पॉन्स सक्सेसफुल नहीं रहता है तो ये, अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो हमें क्या मिल रहा है सक्सेस में, पहले वो देख लो। तो फॉर एग्जांपल मैं रोहित सैमुअल 2 एक अकाउंट बना रहा हूँ, तो अगर मैं सक्सेसफुल रहता हूँ तो मेरे को पूरा का पूरा यूज़र मॉडल मिलता है, राइट। पूरा यूज़र मॉडल यानी कि पूरा यूज़र का एक मैप मिलता है मुझे। तो इस रिस्पॉन्स को भी हम चाहें तो एक यूज़र मॉडल में डाल के रख सकते हैं, क्योंकि यूज़र मॉडल हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है ही। तो अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू मॉडल, ठीक है, रॉ डेटा कह लो। तो बेसिकली कन्वर्ट रॉ डेटा टू मॉडल अगर सक्सेसफुल रहता है तो बस सिंपली मैं API रिस्पॉन्स का जो डेटा है, ये जो इस API रिस्पॉन्स के अंदर जो डेटा है, उस चीज़ से एक यूज़र मॉडल बना लूँगा, ठीक है। तो यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन, और इसके अंदर मैं डेटा इसे पास करवाऊँगा, ये हो गया। और इसी चीज़ को मैं कर दूँगा यहाँ से रिटर्न। अगेन रिटर्न अभी हो नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर वॉइड है हमारा फंक्शन, तो फ्यूचर यूज़र मॉडल हो जाएगा, सिंपल। तो ये कुछ कोड है क्रिएट अकाउंट के लिए। तो बस एक सिंपल सी रिक्वेस्ट सेंड करी, रिस्पॉन्स आया, डेटा के अंदर देख लो ध्यान से, जेसन एनकोड करके भेजा ताकि जेसन में जाए वो डेटा वहाँ पे, और API डॉट सेंड रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, पोस्ट हो गया, रिस्पॉन्स हमें मिल गया। रिस्पॉन्स को मैंने API रिस्पॉन्स के अंदर डाल के रख लिया। फिर वहाँ से मैंने सक्सेस चेक कर लिया पहले, अगर सक्सेसफुल नहीं था तो मैंने मैसेज को थ्रो कर दिया, जो भी मैसेज आया होगा वो थ्रो हो गया। थ्रो के बाद वो यहाँ पे कैच हो जाएगा, तो वो फिर से रीथ्रो हो जाएगा। इसके अलावा अगर सक्सेसफुल रहते हैं तो उस केस में मैंने रॉ डेटा को मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जो भी डेटा था उस अकॉर्डिंगली। अगर यहाँ पे एक लिस्ट होती, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो अभी डायरेक्टली एक मैप है, अगर यहाँ पे एक लिस्ट होती तो मैं उसे एक लिस्ट की तरह कन्वर्ट करता ऑफ कोर्स, और यहाँ पे फ्यूचर यूज़र मॉडल की जगह फ्यूचर लिस्ट ऑफ यूज़र मॉडल हो जाता। लेकिन अभी के लिए तो सिंगुलर है, सिंगुलर मैप है एक डायरेक्टली, तो मैंने डायरेक्टली उसे कन्वर्ट करके यूज़र मॉडल में डाल दिया, ठीक है। यूज़र मॉडल डॉट फ्रॉम जेसन रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और बस यूज़र मॉडल के अंदर रिटर्न कर दिया। तो इसलिए इस फंक्शन का टाइप भी फ्यूचर यूज़र मॉडल हो गया। तो ये बन गया क्रिएट अकाउंट। और इसी तरह से सेम बनेगा हमारा साइन इन वाला फंक्शन, क्योंकि जो साइन इन वाला फंक्शन है उसके अंदर भी डेटा सेम है।
साइन इन में देखो ईमेल पासवर्ड ही मुझे सेंड करना है। रिस्पॉन्स में देख लो क्या आता है, रिस्पॉन्स में अगेन यूज़र मॉडल ही आता है। तो ये चीज़ सेम रहेगी, बस साइन इन नेम चेंज हो गया, यहाँ पे ये यूज़र क्रिएट अकाउंट की जगह साइन इन पे जाएगी रिक्वेस्ट, ईमेल पासवर्ड अगेन सेंड करेंगे, फिर से वही सेम चीज़ है, एपीआई रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, अगर सक्सेसफुल नहीं है तो मैसेज को थ्रो कर दिया, अगर सक्सेसफुल है तो रॉ डेटा को मॉडल में कन्वर्ट करके रिटर्न कर दिया। तो क्रिएट अकाउंट और साइन इन दोनों चीज़ें बन चुकी हैं। तो यूज़र का मॉडल बन गया और यूज़र के लिए रिपॉजिटरी बन गई। तो यूज़र के लिए मॉडल बन गया, यूज़र के लिए रिपॉजिटरी बन गई। अब अगली चीज़ है हमारी प्रेजेंटेशन, यानी कि हमारी जो एक्चुअल लॉगिन और साइनअप वाली स्क्रीन्स आएंगी वो अब हमें बनानी पड़ेगी। और ऑफकोर्स एक बार स्क्रीन्स बन जाएंगी, एक बार फ्रंट एंड हमारा दिखने लगेगा हमें स्क्रीन पे, फिर हमें उन दोनों के बीच की लेयर बनानी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि हम डेटा पहले बना लेंगे, फिर हम प्रेजेंटेशन बना लेंगे, फिर उनके बीच का जो लॉजिक वाला पार्ट है वो हम एंड में लिखेंगे। तो डेटा का हमारा काम हो गया। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद अगले पार्ट में हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन, और तुम्हारे लिए तो खैर अगला पार्ट अभी 1 सेकंड बाद ही आ जाएगा, तो टेंशन मत लो, मिलते हैं अभी 1 सेकंड के बाद। वेलकम बैक, स्टार्ट करते हैं। कोर के अंदर हम एपीआई वाली फाइल बना चुके हैं, डेटा वाला काम हमारा हो चुका है यूज़र के लिए, ठीक है, सबके लिए नहीं, सिर्फ यूज़र के लिए। तो मॉडल हम बना चुके हैं, रिपॉजिटरी हम बना चुके हैं, दोनों फंक्शंस बन चुके हैं, क्रिएट अकाउंट भी और साइन इन भी, दोनों का काम हमारा हो चुका है। चलते हैं अब प्रेजेंटेशन पे, यानी कि अपना यूआई थोड़ा सा बनाते हैं। तो प्रेजेंटेशन में एक स्क्रीन्स का फोल्डर बना लूँगा, और इस स्क्रीन्स के अंदर तुम चाहो तो चीज़ों को ग्रुप कर सकते हो। ठीक है, ग्रुपिंग से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल जैसे लॉगिन और साइनअप है, दोनों ही ऑथेंटिकेशन की स्क्रीन्स है, तो तुम एक ऑथ का ग्रुप बना सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स आ सकती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल स्क्रीन्स के अंदर एक ऑथ फोल्डर बना लो और इसके अंदर दोनों स्क्रीन्स आ जाएंगी। ठीक है, यानी कि लॉगिन वाली भी इसमें आ जाएगी और जो क्रिएट अकाउंट वाली है वो भी इसी में आ जाएगी, या फिर साइन अप स्क्रीन ले रहे हो तो वो भी ले सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो लॉगिन साइन अप दोनों स्क्रीन्स ऑथ के अंदर। इसी तरह से अगर और भी जो स्क्रीन्स है, फॉर एग्जांपल हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जो स्क्रीन्स होंगी वो प्रोडक्ट वाले फोल्डर में आ जाएंगी, कैटेगरी से रिलेटेड कोई स्क्रीन्स है तो वो कैटेगरी वाले में आ जाएंगी। तो उनको ग्रुपिंग करके थोड़ा सा ज़्यादा और हम अच्छा बना सकते हैं अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को। तो ये चीज़ है, अभी के लिए तो प्रोडक्ट में कुछ है नहीं, अभी तो हम ऑथ पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑथ पे वर्क करते हैं। तो लॉगिन और साइन अप दोनों पेजेस बना लो। तो लॉगिन बना लेते पहले, इसी तरह से सेम साइन अप स्क्रीन भी बनेगी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने बेसिकली बना ली। अभी के लिए मैं कुछ पेज नहीं बना रहा इन पे, प्लेस होल्डर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमारी ऐप के अंदर देखो हम यूज़ करेंगे जनरेटेड रूट्स। ठीक है, तो नॉर्मल जो एनोनिमस रूट्स होते हैं कि नेविगेटर डॉट पुश और फिर आगे हम पूरा रूट वगैरह लिखते हैं, तो वो वाला अप्रोच यहाँ पे फॉलो नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे जनरेटेड रूट्स। तो जनरेटेड रूट्स बनाने के लिए सबसे पहले रूट्स के लिए एक फाइल बना लो अलग से, चाहो तो डायरेक्टली लिब में भी बना सकते हो यहीं पे डायरेक्ट, या फिर कोर में भी बना सकते हो। ठीक है, मैं कोर में बना रहा हूँ क्योंकि वो अगेन कोर का ही काम है एक तरह से। ठीक है, रूट्स जो है पूरी ऐप के लिए है। तो क्लास ले लेते हैं एक रूट्स, इसके अंदर एक फंक्शन आ जाएगा जिसका नाम होगा ऑन जनरेट रूट। ऑन जनरेट रूट वाले फंक्शन के अंदर हमें रूट सेटिंग्स मिल जाती हैं। ये चीज़ें मुझे कहाँ से पता है, ऐसा नहीं है कि कहीं जादू से पता है, ठीक है, कोई मैजिक नहीं है ये बेसिकली मेन डॉट डार्ट में मटेरियल ऐप जो है उसके अंदर पहले से होता है। जैसे ऑन जनरेट रूट अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पहले से ये प्रॉपर्टी है, यानी कि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप तो है रूट, तो रूट अंदर से रिटर्न करना पड़ेगा। फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में क्या मिल रहा है, रूट सेटिंग्स। तो यहाँ से वो चीज़ आई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ मैं एकदम से मेरे को पता लगे कहीं से कुछ पढ़ लिख के पता नहीं कहाँ से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, बस तुम्हें देखने की देरी है। अगर तुम अच्छे से देखोगे तो सब कुछ तुम्हें दिख जाएगा, अगर तुम आंखें बंद करके बैठे रहोगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। यही चीज़ है, इसी चीज़ को वहाँ पे बस हम रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को रूट की सेटिंग्स मिल जाएगी और मेरे को यहाँ से एक रूट अगेन रिटर्न भी करना है, तो मैं रूट ले रहा हूँ नलेबल। इस फंक्शन को मैं कर रहा हूँ स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब रूट्स डॉट ऑन जनरेट रूट डायरेक्टली एक्सेसिबल है विदाउट इनिशियलाइजिंग क्लास। तो क्लास को इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा ये। तो ऑन जनरेट रूट पे मैं करूँगा स्विच टू सेटिंग्स डॉट नेम, यानी कि सेटिंग्स में जो भी मैंने नेम दिया है अपने रूट का उस पर मैं करूँगा स्विच। अब यहाँ पे मैं अलग अलग केसेस के हिसाब से अलग अलग रूट्स को कर सकता हूँ रिटर्न। तो फॉर एग्जांपल केस लॉगिन, यानी कि अगर मैं लॉगिन लिखूंगा नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड के अंदर, जैसे नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड जब करेंगे तो उस केस में अगर मैं लॉगिन वहाँ पे लिखूंगा तो मुझे ये लेके जाएगा एक क्यूपर्टिनो पेज रूट पे,
जो कि मेरे लिए बिल्ड कर देगा मेरी लॉगिन स्क्रीन। सिंपल, ये कांस्टेंट रख दो क्योंकि ये चीज़ चेंज नहीं होगी यहाँ से। तो केस लॉगिन बन गया। ऐसे ही केस साइन अप भी बन जाएगा, ठीक है, साइन अप। लेकिन अगेन जहाँ पे भी तुम्हें ऐसे मल्टीपल स्ट्रिंग्स याद रखनी पड़ जाए, ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें करना बिल्कुल बेकार है। हमेशा प्रोग्रामिंग में याद रखना, कभी भी अगर मल्टीपल स्ट्रिंग्स से तुम कुछ चेक करवा रहे हो, ठीक है, अभी तो खैर 2 ही पेजेस हैं तो चलो फिर भी काम चल जाएगा, मल्टीपल होंगे तो वहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि उस चीज़ का नाम क्या था एंड एवरीथिंग। तो तुम्हें एग्जैक्ट स्पेलिंग तक याद रखनी पड़ेगी। अगर तुमने लॉगिन लिख दिया और गलती से वो कहीं पे log_in लिख दिया तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एकदम एग्जैक्टली सेम यही लिखना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है, मैं ये भी बता देता हूँ कि ऐसे हार्ड डायरेक्टली स्ट्रिंग्स यूज़ करने की जगह रूट्स को, यानी कि जो रूट के नेम है, इन्हें रूट का नेम मान लेते हैं, ठीक है। तो रूट के नेम पेजेस के साथ ही डिफाइन कर दो। जैसे ये लॉगिन स्क्रीन यहाँ पे डिफाइंड है, साइन अप स्क्रीन यहाँ पे डिफाइंड है, तो इन्हीं के साथ इनके रूट नेम्स भी डिफाइन कर दो। फॉर एग्जांपल लॉगिन स्क्रीन के लिए रूट नेम यहाँ पे डिफाइन कर लो। तो एक स्टैटिक कांस्टेंट स्ट्रिंग रूट नेम लॉगिन। तो इसका रूट नेम, यानी कि लॉगिन स्क्रीन का रूट नेम है लॉगिन, और जो साइन अप स्क्रीन है उसका रूट नेम है साइन अप। सिंपल। अब तुम्हें यहाँ पे रूट्स में ये केस लॉगिन ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लॉगिन स्क्रीन डॉट रूट नेम लिख सकते हैं और यहाँ पे भी साइन अप स्क्रीन डॉट रूट नेम लिख सकते हैं। तो अब इस तरह से ईजी हो गया, तुम्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ पे भी तुम्हें लॉगिन स्क्रीन पे जाना है तो लॉगिन स्क्रीन डॉट रूट नेम लिख देना, बस बात खत्म। रूट नेम वहीं से वो उठा लेगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आएगी साइन अप स्क्रीन, ये हो गया। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट के केस में, यानी कि अगर दोनों केसेस में से कुछ भी मैच नहीं करता है तो डिफ़ॉल्ट पे वो आ जाता है, रिटर्न कर रहा हूँ नल। अभी के लिए नल है, लेकिन यहाँ पे तुम एक 404 एरर वाली स्क्रीन डाल सकते हो। तो ये बन गया ऑन जनरेट रूट। चलते हैं मेन डॉट डार्ट में और यहाँ पे उसकी रेफरेंस डाल देते हैं। तो रूट्स डॉट ऑन जनरेट रूट मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा डीबग शो चेक मोड बैनर, तो बेसिकली जो ऊपर डीबग वाला बैनर आता है वो भी मैंने हटा दिया। ऑन जनरेट रूट लग चुका है। अभी से एक इनिशियल रूट दे दो कि इसे इनिशियली कहाँ पे जाना है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐप की कहीं ना कहीं से स्टार्टिंग तो होगी, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्ट ही नहीं होगी। तो कहाँ से स्टार्ट करना है वही से बता दो। स्टार्ट मैं करना चाहता हूँ लॉगिन स्क्रीन से, तो लॉगिन स्क्रीन डॉट रूट नेम इसे दे देना। ये सब हो जाने के बाद अब करते हैं अपनी ऐप को लॉन्च। ये हो गई ऐप हमारी लॉन्च। यहाँ पे अभी ये एक्स बना आ रहा है। एक्स इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी जो लॉगिन स्क्रीन है उस पर एक प्लेस होल्डर लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे एक्चुअल यूआई बनाना अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्कैफोल्ड ले लेते हैं। अगेन यूआई के अंदर देखो इतना कुछ खास होता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करूँ। ऑफकोर्स जहाँ पे भी मेरे को नीड लगेगी कि हाँ ये चीज़ एक्सप्लेन करने वाली है तो वहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा। बाकी यूआई बिल्डिंग के टाइम पे मोस्टली मैं शांति रहूँगा, तो तुम आराम से फॉलो अलॉन्ग भी कर सकते हो। तो ये बना लिया, बहुत ही बेसिक यूआई। आई नो बहुत बुरा है, ठीक है, मेरे को भी दिख रहा है कि बहुत बुरा है। अभी इसको काफ़ी इंप्रूव करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमने थीम्स वगैरह भी नहीं बनाई है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये फ़ॉन्ट साइज़ है, हमने 16 लिया है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। ये भी फ़ॉन्ट साइज़ 16 लिया है, सेम है। यहाँ पे कहीं पे हमने 32 लिया है, और जैसे ये साइज़ बॉक्स है बाय डिफ़ॉल्ट 16 हम ले रहे हैं। तो ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है, राइट।
तो अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अभी हमें ये सब फिक्स करना पड़ेगा। एक्चुअल एक थीम बनानी पड़ेगी ऐप की, ताकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाए और एक ही जगह पे स्टोर हो जाए। ताकि अगर फॉर एग्जांपल इन द फ्यूचर मेरे को साइज बॉक्स का गैप बढ़ाना है फॉर एग्जांपल पूरी ऐप के अंदर, जैसे पूरी ऐप के अंदर अगर हम 16 लेके चल रहे हैं टेक्स्ट फील्ड्स के बीच का गैप, और अगर वो चेंज करना है तो ऐसे लिखोगे तो चेंज करने में हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे नहीं लिखना है, एक जगह हम उसको सेंट्रलाइज करेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे वो चीज़ स्टोर हो जाएगी सारी, और कहीं से भी गैप चेंज करना है एक ही जगह से सारा हो जाएगा, बात खत्म। तो अगला स्टेप है हमारा थीम्स को डिफाइन करना, वो करते हैं। ओके, तो थीम बनाने के लिए बेसिकली हमें एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें सेटअप करनी पड़ेगी। तो जो हमारा कोर वाला फोल्डर है उसके अंदर एक नई फाइल बना लेते हैं, UI.dart। ठीक है, तो बेसिकली जो भी UI से रिलेटेड चीज़ें होंगी सारी की सारी वो हम इस UI.dart के अंदर डालेंगे। अगेन मैंने इसे कोर में डाला है क्योंकि अगेन पूरी ऐप की चीज़ है। ठीक है, तो UI के अंदर अब तुम अलग अलग चीज़ें बना सकते हो, अलग अलग क्लासेस बना सकते हो अलग अलग चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले तो ऐप के अंदर जो कलर्स हैं उन्हें डिफाइन कर लो। तो क्लास ऐप कलर्स, ये आ गया। अब इस ऐप कलर्स के अंदर सारे स्टैटिक मेंबर्स होंगे ताकि ये डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, राइट। ऐप कलर्स डॉट करके हमें इसका इंस्टेंस वगैरह ना बनाना पड़े। तो इस तरह से जितने भी कलर्स ऐप के अंदर यूज़ होंगे सारे यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। एक बार डिफाइन होने के बाद इनको यूजेज करना बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, यूज़ करना इतना कोई टफ चीज़ नहीं है। यूज़ करने के लिए डायरेक्टली बस ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट या फिर ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट या फिर ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट लाइट, और इस तरह से और भी जो कलर्स होंगे उनको भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। ऐप के कलर्स आ गए, इसके अलावा थीम डिफाइन कर लेते हैं। तो थीम्स, ये देखो मैंने क्लास का नाम लिया है थीम्स। तो थीम मत लेना, अगर तुम थीम लोगे तो थीम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है फ्लटर के अंदर। ठीक है, थीम नाम की क्लास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। तो ऐसी क्लासेस जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कि ऑलरेडी ऐसे नेम्स हैं जो कि एग्जिस्टिंग है, तो ऐसा कुछ यूज़ मत करना। तो थीम्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसलिए मैं थीम बना सकता हूँ। यहाँ पे एक स्टैटिक थीम डेटा ले लेते हैं, डिफ़ॉल्ट थीम इक्वल टू थीम डेटा। यहाँ सिर्फ ये चीज़ें डिफाइन हो रही हैं। ऐप कलर्स यहाँ पे डिफाइन हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट ऐप के अंदर एक्सेंट कलर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा या फिर टेक्स्ट कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नहीं। जहाँ पे इसे अप्लाई करना है, यूज़ करना है, वो तो हमें अपने आप ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो यूज़ करने का काम हमारे ऊपर है। तो डिफ़ॉल्ट थीम डिफाइन करते हैं थीम डेटा के अंदर। सबसे पहले तो डिफाइन करेंगे इसकी ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस डिफाइन करता है अगर तुम एक डार्क थीम बना रहे हो। ठीक है, अगर ये जो डिफ़ॉल्ट थीम है बाय डिफ़ॉल्ट एक डार्क थीम है फॉर एग्जांपल, तो डार्क के केस में ब्राइटनेस को डार्क रखते हैं, लाइट के केस में ब्राइटनेस को लाइट रखते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं ब्राइटनेस डॉट लाइट रख रहा हूँ। इसके अलावा एक होती है कलर स्कीम। ठीक है, कलर स्कीम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कलर स्कीम ही बेसिकली ये सारे जो कलर्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं ब्लू और ये सब, इन सबको डिफाइन करता है। तो ये जो कलर स्कीम है इसके अंदर हमें देनी पड़ती है कलर स्कीम डॉट डार्क या फिर डॉट लाइट। अगेन ये चीज़ें डिपेंड करती है तुम्हारी ब्राइटनेस पे। अगर तुम लाइट थीम बना रहे हो तो कलर स्कीम डॉट लाइट को कॉपी करके आगे बढ़ेंगे, डार्क थीम बना रहे हो तो डार्क को कॉपी करके आगे बढ़ेंगे। तो अब कलर स्कीम डॉट लाइट में जो भी चेंजेस हमें करने हैं वो हम आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर लाइट के अंदर बेसिकली मैं प्राइमरी जो कलर है अपना उसको दे रहा हूँ ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट, और सेम जो सेकेंडरी कलर है मैं उसको भी सेम ही बना रहा हूँ ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही कलर्स बेसिकली एक्सेंट है। ब्राइटनेस के साथ यहाँ पे और भी चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जांपल स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर। तो स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर भी सेट कर लेते हैं। ठीक है, मैं इसे कलर्स डॉट वाइट रख रहा हूँ। अगेन अब जैसे हमने यहाँ पे यूज़ करा कलर्स डॉट वाइट, तो ये भी पॉसिबल है कि तुम कुछ कलर्स से यूज़ कर लो, कुछ ऐप कलर्स से यूज़ कर लो, लेकिन अगर तुम ऐप कलर्स में सारे ही डिफाइन कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये वाइट को भी वहीं पे स्टोर करके रख लो। तो स्टैटिक कलर वाइट ले लेते हैं, कॉन्स्ट कलर 0xFF फिर FF। तो ये बन गया हमारा वाइट कलर। तो बस यहाँ पे भी मैं ऐप कलर्स डॉट वाइट ही लूँगा ताकि कभी भी चेंज करना पड़े तो यहीं से हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ ऐप बार की थीम्स भी यहीं से सेट हो सकती है। ठीक है, ऐप बार के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो भी यहीं से हो सकते हैं। तो ऐप बार को मैं बाय डिफ़ॉल्ट कुछ थीम दे दूँगा। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी जो ऐप बार होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर एलिवेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी कि शैडो नहीं होगी। उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट होगा, यानी कि ऐप कलर्स डॉट वाइट, यानी कि सेम स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर। तो जब ऐप बार होगी तो एक्चुअली में शो नहीं करेगी। ठीक है, वो दिखेगी नहीं कि वहाँ पे कुछ ऐप बार है क्योंकि दोनों का सेम कलर है। लेकिन हाँ,
लेकिन जो टाइटल है वो तो अभी वाइट आता है, बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइटल आता है वाइट आता है। तो इस चीज़ में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी कि बाय डिफ़ॉल्ट वो वाइट आएगा तो टेक्स्ट जो होगा, टाइटल जो होगा दिखेगा नहीं। सेम जो आइकन्स वगैरह आते हैं वो भी वाइट आते हैं तो वो भी नहीं दिखेंगे, तो वो थोड़ी प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को हमें सेट करना पड़ेगा ऐप बार थीम के अंदर ही। तो आइकन्स के लिए तो आइकन थीम होता है यहाँ पे, ठीक है। आइकन थीम के अंदर हमें देना होता है आइकन थीम डेटा। तो आइकन थीम डेटा डाल दिया मैंने यहाँ पे। कलर है, फिल है, पूरा का पूरा मतलब जो भी जितनी चीज़ें आइकन के अंदर होती हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे है। मैं दे रहा हूँ ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट का जो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने कलर लिया है काफ़ी डार्क है तो वो वाला कलर दे रहा हूँ यहाँ पे। आइकन थीम के अलावा दे देते हैं टाइटल का स्टाइल। तो जो टाइटल होगा उसका एक स्पेसिफिक टेक्स्ट स्टाइल होगा, तो टेक्स्ट स्टाइल यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक। तो अगेन इसके अंदर जो भी फीचर्स देने हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ देनी है वो सब हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो कलर होगा हमारा ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट, ताकि वो हमेशा शो करे। सेम चीज़ फॉन्ट साइज़ हो सकता है कुछ, तो जो भी फॉन्ट साइज़ लेना हो वो दे सकते हो, 18 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं होता, तो ये तुम्हारे ऊपर है। तो इस तरह से इस डिफ़ॉल्ट थीम के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट सेट करनी है वो सारी सेट हो सकती हैं यहाँ पे। अब बस क्या करना है, इसको यूज़ करना है, ठीक है। ये जो थीम है इसको अप्लाई करना है अपनी मटेरियल ऐप के अंदर। तो मेन डॉट डार्ट में चलो, तो मटेरियल ऐप के अंदर बस थीम्स डॉट डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे डाल दो। और अब हमारी मटेरियल ऐप जो है कांस्टेंट नहीं रही, क्योंकि अगेन थीम्स डॉट डिफ़ॉल्ट थीम तो एक वेरिएबल है, ठीक है। तो कांस्टेंट अब यहाँ पे हम नहीं लगा सकते, तो इसलिए ऐसे हो जाएगा। तो अब देख सकते हो ऊपर मेरी जो ऐप बार है वो वाइट कलर की हो गई है, उसकी एलिवेशन जा चुकी है, और जो मेरा टाइटल है वो ब्लैक कलर का हो गया है, राइट। तो इस तरह से कुछ थीम्स जो है वर्क करते हैं। जो भी यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है, जितने भी यहाँ पे चेंजेस होंगे इस थीम के अंदर वो सारे यहाँ पे भी हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इस टाइटल को फॉन्ट वेट देना है, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, तो बस सेव करो, रीलोड करो और वो टाइटल तुम्हारा बोल्ड हो जाएगा। तो अगेन ये सब तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें थीम किस टाइप की बनानी है। मैं यहाँ पे वेट को सिर्फ 500 दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा बोल्ड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा एक दो चीज़ें और है जो कि हमें ऐसे स्टोर करके रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट स्टाइल। तो चलते हैं एक और क्लास बनाते हैं यहाँ पे, क्लास टेक्स्ट स्टाइल्स, ये हो गया। अब टेक्स्ट स्टाइल्स के अंदर जैसा मैंने बताया, एक तो स्टैटिक टेक्स्ट स्टाइल बना लेते हैं हेडिंग 1। हेडिंग 1 यानी कि सबसे बड़ी वाली हेडिंग है, ठीक है, सबसे बड़ी वाली जो मेरी हेडिंग है वो मैं हेडिंग 1 ले रहा हूँ। अगेन हेडिंग बिग भी इसका नाम रख सकते हो, या फिर हेडिंग लार्ज, या फिर जो भी तुम्हें बेसिकली नाम जमे वो तुम रख देना, कोई दिक्कत नहीं। चाहो तो इसका नाम रमेश रख देना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। स्टैटिक टेक्स्ट स्टाइल हेडिंग 1 इक्वल टू टेक्स्ट स्टाइल, ये हो गया। अब बस टेक्स्ट स्टाइल के अंदर अलग अलग जो भी प्रॉपर्टीज़ है उन्हें डिफाइन कर दो। तो फॉर एग्जांपल फॉन्ट वेट जो होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट बोल्ड होगा, है ना, और जो इसका कलर होगा वो होगा ऐप कलर्स डॉट टेक्स्ट, यानी कि जो ऊपर हमने डार्क कलर लिया है वो। फॉन्ट साइज़ होगा, तो ये हेडिंग 1 है यानी कि सबसे बड़ी वाली हेडिंग है मेरी। तो फॉर एग्जांपल मैं इसे चाहूँ तो 48 ले सकता हूँ। मैं एक तो 48 ले रहा हूँ, इसके अलावा सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हम लेंगे 32, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं क्लोज, और अब अपनी लॉगिन स्क्रीन पे थोड़े से चेंजेस करते हैं। तो लॉगिन स्क्रीन पे सबसे पहले तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी जो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड है, देखिए टेक्स्ट फॉर्म फील्ड हो गया। दूसरी चीज़ ये जो क्यूपर्टिनो बटन है, इन दोनों को हम एक अलग से विजेट बना के रख देंगे, क्योंकि जो हमारी टेक्स्ट फॉर्म फील्ड होगी वो हर जगह सेम ही लगने वाली है, राइट। तो एक प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड होगी, है ना। ऐसे ही जो बटन है वो भी एक प्राइमरी बटन होगा जो कि हमेशा एक जैसा लगेगा, ठीक है, थ्रू आउट दी ऐप हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो चीज़। तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की एक कॉपी बना लेंगे बस हम। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में ही मैं ले रहा हूँ विजेट्स, ये हो गया। स्क्रीन्स को अभी के लिए क्लोज कर लेते हैं। तो विजेट्स के अंदर सबसे पहले तो आएगी मेरी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड, ये आ गया। इंपोर्ट कर लेते हैं मटेरियल को, एक स्टेट लेस विजेट बना लेते हैं जिसका नाम है प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड, ये हो गया। इसके अलावा कॉन्स्ट प्लेस होल्डर यहाँ से रिटर्न हो रहा है, इसकी जगह मेरी अब एक्चुअली में जो टेक्स्ट फील्ड है वो आ जाएगी। तो टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी और यहाँ कर दिया पेस्ट। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि एक्सपोज करनी पड़ेंगी, जो कि डायनामिक बनानी पड़ेगी। यानी कि फॉर एग्जांपल जो कंट्रोलर है वो यहाँ पे तो है नहीं, कंट्रोलर तो हम पेज से देंगे। यानी कि इस वाली प्रॉपर्टी को जो कंट्रोलर है ये हमें आर्ग्यूमेंट से लेनी पड़ेगी, राइट। जब भी हम कहीं पे भी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स में हम उसका कंट्रोलर देंगे,
हम उसका लेबल टेक्स्ट भी देंगे। तो इसलिए ऊपर आर्ग्यूमेंट्स में इसे डिफाइन करना पड़ेगा। अगेन अब ये चीज़ कांस्टेंट नहीं रही तो कांस्टेंट यहाँ से हटा देना, सिंपल। नाउ मैं यहाँ पे एक बॉर्डर रेडियस डाल देता हूँ थोड़ी, तो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 7, तो 7 मैंने इसकी बॉर्डर रेडियस डाल दी। ये हो गया। अब इस प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड को ही सारे में यूज़ करना है, इसके अलावा कुछ भी यूज़ नहीं करना है। यहाँ चलते हैं, तो इस टेक्स्ट फॉर्म फील्ड को रिप्लेस हम करेंगे हमारी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड से। तो अब यहाँ से ये सब हट जाएगा और सिर्फ लेबल टेक्स्ट रह जाएगा जो कि है ईमेल एड्रेस। तो ये आ गई हमारी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन हाँ कोड थोड़ा सा छोटा हो गया। अब तुम्हें इतना बड़ा ये पूरा टेक्स्ट फॉर्म फील्ड नहीं बनाना पड़ेगा बार बार। अब ये सब फिर से हटा दो यहाँ से, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड की जगह ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड। लेबल टेक्स्ट में आ जाएगा पासवर्ड। ये हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि जो ऑब्सक्योर टेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है वो तो यहाँ पे होगी नहीं। सिंपल सी बात है, ऑब्सक्योर टेक्स्ट होगा भी क्यों? तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट को लाने के लिए अगेन उसको भी हमें यहाँ से आर्ग्यूमेंट से एक्सपोज करना पड़ेगा। तो फाइनल बूलियन ऑब्सक्योर टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट्स में ले लो दिस डॉट ऑब्सक्योर टेक्स्ट। इसको मैं बाय डिफॉल्ट फॉल्स कर रहा हूँ। तो यानी कि जब भी कोई नई फील्ड बनेगी तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट बाय डिफॉल्ट तो फॉल्स होगा, लेकिन अगर मैं कुछ देता हूँ तो अलग बात है। अगर मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ तो उसका मतलब वो फॉल्स है। तो बस यहाँ पे ऑब्सक्योर टेक्स्ट को मैं ले रहा हूँ ऑब्सक्योर टेक्स्ट के इक्वल, तो जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। तो अब बस फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्सक्योर टेक्स्ट देना है तो वो भी आ गया, तो ऑब्सक्योर टेक्स्ट ट्रू ये हो गया। और ईमेल एड्रेस में तो जो नॉर्मल है वही है। अब यहाँ पे तुम एक और चीज़ देख सकते हो कि जब मैं टेक्स्ट फील्ड पे फोकस कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मेरा एक्सेंट कलर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एक्सेंट कलर क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने थीम के अंदर ये चीज़ डिफाइन की हुई है UI.dart में कि जो मेरी कलर स्कीम है उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट है। तो इसलिए यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे फोकस करने पे ये वाला कलर मेरा आ रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ हो गई। इसके अलावा ये जो लॉगिन वाली हमने ऊपर हेडिंग बना रखी है इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इतना बड़ा टेक्स्ट स्टाइल हमें देने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो अब डायरेक्टली हम टेक्स्ट स्टाइल्स डॉट हेडिंग 1 हेडिंग 2 या फिर जो भी है उसको यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये चीज़ एक वेरिएबल है तो ये कोई कांस्टेंट नहीं रहा, तो कांस्टेंट हटा देना। तो ये है हेडिंग 1 का साइज़, ये है हेडिंग 2 का साइज़ और ये है हेडिंग 3 का साइज़। तो अलग अलग 3 हेडिंग्स हमारे पास है। अभी के लिए हेडिंग 2 यहाँ पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड तो हमने बना ली, अब एक ऐसी प्राइमरी बटन भी बना लेते हैं। तो इस क्यूपर्टिनो बटन को यहाँ से मैं मूव कर रहा हूँ, बनाते हैं एक नया विजेट, इंपोर्ट मटेरियल और एक स्टेटलेस प्राइमरी बटन मैंने यहाँ पे बना दिया। तो बस यहाँ पे उसे कर दो पेस्ट, ये आ गया। क्यूपर्टिनो को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो क्यूपर्टिनो को इंपोर्ट कर लिया। कलर्स डॉट ब्लू है बाय डिफ़ॉल्ट ये, तो चलो कलर को चेंज कर देते हैं यहाँ पे। तो ऐप कलर्स डॉट एक्सेंट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेंट कलर है वही इसी में आएगा। इसके अलावा कांस्टेंट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि अब टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल आने वाला है। तो ये जो टेक्स्ट है इसे डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो फाइनल स्ट्रिंग टेक्स्ट दिस डॉट टेक्स्ट। इसके अलावा जो ये ऑन प्रेस्ड वाली प्रॉपर्टी है इसको भी डायनामिक बनाना पड़ेगा। तो इस ऑन प्रेस्ड का टाइप क्या है? इसका टाइप देख लो, इसका टाइप है फंक्शन नलेबल ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ऑन प्रेस्ड यानी कि नल भी हो सकता है। तो यही चीज़ बस यहाँ पे सेम टू सेम ऊपर डिफाइन कर दो। तो फाइनल फंक्शन ऑन प्रेस्ड ये आ गया। तो बस दिस डॉट ऑन प्रेस्ड। अब इसमें से टेक्स्ट जो है उसे तो मैं रिक्वायर्ड ले रहा हूँ, लेकिन जो ऑन प्रेस्ड है उसको मैं नलेबल बना दूंगा, यानी कि ये रिक्वायर्ड नहीं है, वो नल भी हो सकता है। तो ऑन प्रेस्ड के अंदर ऑन प्रेस्ड डाल दो और टेक्स्ट के अंदर हमारा टेक्स्ट डाल दो, ये आ गया। तो अब ये जो क्यूपर्टिनो बटन है ये भी हमारा डायनामिक हो चुका है। इसके अलावा क्यूपर्टिनो बटन की एक और प्रॉपर्टी मैं सेट करूँगा जो कि है इसको मैं एक साइज बॉक्स में डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ इसकी विड्थ हमेशा स्क्रीन के साइज़ के इक्वल आए, यानी कि स्क्रीन की जो भी विड्थ होगी उसके इक्वल आए। तो मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट विड्थ। अब इस विड्थ को देने का मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर मार्जिन पैडिंग्स वर्क नहीं करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर पेज में पैडिंग है तो इसके अंदर भी पैडिंग वर्क करेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब ये प्राइमरी बटन हमें मिल गया एक। तो लॉगिन स्क्रीन पे
यहाँ पे जो हमने पहले क्यूपर्टिनो बटन लगा रखा था, अब यहाँ पे हमारा प्राइमरी बटन आ जाएगा। तो ऑन प्रेस्ड और टेक्स्ट यहाँ पे डाल दो। तो टेक्स्ट के अंदर तो मैं दे रहा हूँ लॉग इन, ये आ गया। तो ये आ गया मेरा बाय डिफ़ॉल्ट जो बटन था वो, तो वो इस टाइप का आएगा। तो पैडिंग देख सकते हो यहाँ पे वर्क करेगी बाय डिफ़ॉल्ट, जैसी होती है वैसी रहेगी वो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हम चाहें तो एक और बटन बना सकते हैं, वह है ये लिंक वाला बटन। जैसे हमने ये क्यूपर्टिनो बटन ले रखा है जिसकी पैडिंग 0 है, तो इस टाइप के बटन्स के लिए भी हम अलग से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक लिंक बटन का नाम दे दो और वो इस टाइप का आएगा हमेशा, जो कि हमेशा पैडिंग उसकी 0 होगी और एक बस टेक्स्ट उसके अंदर आएगा। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं एक लिंक अंडरस्कोर बटन बना लेता हूँ। ये आ गया। इंपोर्ट कर लो क्यूपर्टिनो, वापस लॉगिन स्क्रीन पे, और लॉगिन स्क्रीन पे यहाँ पे क्यूपर्टिनो बटन जो इतना बड़ा लिखा है इसकी जगह पे अब डायरेक्टली हम लिंक बटन डाल सकते हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट में आ जाएगा टेक्स्ट और ऑन प्रेस में आ जाएगा ऑन प्रेस्ड। तो जो टेक्स्ट है उसके अंदर अगेन जो डालना है वो डाल दो, साइन अप डाल दो, तो ये आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे एक और चीज़ हमने मिस की थी, वो है उसकी विड्थ, यानी कि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने प्राइमरी बटन बनाया था उसमें हमने साइज बॉक्स भी दे रखा है कि उसकी विड्थ समथिंग होगी। तो लिंक बटन में जाके ये साइज बॉक्स जो लिया था इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसे रिमूव दिस विजेट कर दो, तो बस ये हो गया। तो ये बन गया एक लिंक बटन और एक प्राइमरी बटन, अलग चीज़ है जो कि इस टाइप का दिखता है। तो इस लिंक बटन को हम ऊपर भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो पासवर्ड वाली फील्ड है उसके जस्ट नीचे, तो ये जो पासवर्ड वाली फील्ड है इसके जस्ट नीचे मैं एक लिंक बटन ले रहा हूँ जिसका टेक्स्ट है फॉरगॉट पासवर्ड, और ऑन प्रेस में एक फंक्शन आ जाएगा। तो ये आ गया फॉरगॉट पासवर्ड। ओके, अब बस इस चीज़ का तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को राइट साइड लेना है, तो इसको रो में डाल के अलाइन कर दो। तो इसे डाल दो एक रो के अंदर और इस रो की मेन एक्सिस अलाइनमेंट को एंड कर दो, तो वो इस साइड आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। तो यूआई के मोस्टली एलिमेंट्स तो हम बना चुके, बस अब एक छोटा सा एलिमेंट बाकी है जो कि और भी हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देगा। वो है साइज बॉक्स के लिए हम एक एलिमेंट बना सकते हैं, यानी कि जब भी हम गैपिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस वाली टेक्स्ट फील्ड में गैप, फॉरगॉट पासवर्ड के बाद गैप, लॉगिन के बाद गैप, तो इन सारे गैप्स के लिए हम बार बार साइज बॉक्स हाइट 16, साइज बॉक्स विड्थ ये वो सब लिख रहे हैं। तो इस तरह से ना करके हम इसके लिए एक अलग से विजेट बना सकते हैं जो कि थोड़ा सा इसे शॉर्ट बना देगा, यानी कि बार बार हाइट ऐसे कांस्टेंट हमें कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। तो एक और विजेट यहाँ पे बना लेते हैं, गैप विजेट डॉट डार्ट। तो ये सिर्फ गैपिंग के लिए काम आएगा हमारा, ठीक है। गैप विजेट नाम का कोई विजेट बाय डिफ़ॉल्ट फ्लटर में होता नहीं है, ये हम खुद बना रहे हैं। तो इंपोर्ट कर लो मटेरियल को, ये हो गया। अब बस यहाँ पे एक स्टेटलेस विजेट हमें बनाना है जिसका नाम है गैप विजेट। ये गैप विजेट हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक साइज बॉक्स ही देगा, ठीक है, जिसकी हाइट होगी 16 और जिसकी विड्थ भी होगी 16, यानी कि दोनों साइजेस सेम रहेंगे। तो अगर इसे मैं रो में डालूंगा तो भी 16 का गैप होगा, कॉलम में डालूंगा तो भी 16 का गैप होगा, क्योंकि हाइट विड्थ दोनों है इसके अंदर, एक चीज़ नहीं है कोई। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब लेकिन होता क्या है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि हर जगह 16 ही लेना है, कभी कभी ये हो सकता है कि थोड़ा सा बढ़ाना पड़ जाए, थोड़ा सा कम करना पड़ जाए, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ज़रूरी नहीं है हर बात पे सेम ही रहेगा, हमेशा ही सेम रहेगा, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा डायनामिक बनाने के लिए हम इसे साइज़ नाम की एक प्रॉपर्टी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइनल डबल साइज़ ले रहा हूँ एक, और यहाँ पे मैं उसे कर रहा हूँ दिस डॉट साइज़ की इक्वल। अब ये जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट 0.0 होगा, ठीक है, यानी कि कुछ भी नहीं होगा इसके अंदर। तो अब बस करना इतना है कि 16 तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ही, मुझे बस इसके अंदर साइज़ और ऐड कर देना है, ठीक है। तो 16 प्लस साइज़, तो इस तरह से कुछ मेरा साइज़ बॉक्स जो है वर्क करेगा, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट 16 का गैप होगा, लेकिन अगर मेरे को थोड़ा बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे तो बस मैं साइज़ के अंदर कुछ डाल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने अगर साइज़ में 4 डाला तो बेसिकली साइज़ बॉक्स हो जाएगा 20, यानी कि 16 + 4। लेकिन अगर तुम्हें 16 से कम चाहिए हाउएवर, तो उस केस में थोड़ा सा चेंज यहाँ पे होगा, 16 प्लस माइनस में देना पड़ेगा साइज़, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे सिर्फ 10 का गैप चाहिए तो मैं -6 का उसे साइज़ दूंगा, तो वो 16 - 6 10 हो जाएगा। तो ये चीज़ है। तो गैप विजेट एक बना लिया यहाँ पे।
आगे बढ़ते हैं। अब ये जहाँ पे भी हमने साइज बॉक्स वगैरह यूज़ कर रखा है इसकी जगह सारे में गैप विजेट आ सकता है। ये हो गया। तो अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि अगर मुझे गैप चेंज भी करना है तो वो एक ही जगह से हो जाएगा। मैं सीधा गैप विजेट में जाऊँगा, 16 को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 20, यहाँ पे भी 20, तो देख सकते हो पूरी ऐप में ऑटोमेटिकली साइज़ जो है इंक्रीज़ हो गया। यहाँ पे अगर ये 50 होगा, यहाँ पे भी 50 होगा, तो पूरी ऐप में ऑटोमेटिकली साइज़ चेंज होता रहेगा। तो एक ही जगह से हो जाएगा। ये चीज़ भी थोड़ी सेंट्रलाइज हो गई। तो 16 रख लेते हैं अभी के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो UI का ऑलमोस्ट काम हो गया। हमने अपने जो कंपोनेंट्स थे मेन वो सब बना लिए। अब थोड़ी फंक्शनैलिटी पे आते हैं वापस, ठीक है। अब थोड़ा फिर से फंक्शनैलिटी पे वर्क करते हैं। इस प्रेजेंटेशन को, यानी कि जो UI हमने बनाया है, इसको हमें डेटा से लिंक करना है। और वो चीज़ होती कैसे, एक लॉजिक कंपोनेंट से। प्रेजेंटेशन को अब मुझे डेटा से करना है कनेक्ट, तो मैं बनाऊंगा लॉजिक। तो लॉजिक में चलते हैं, एक क्यूबिट्स नाम का फोल्डर लेते हैं, इसके अंदर हमारे क्यूबिट्स आएंगे और लॉजिक के अंदर हमारी जो एक्सटर्नल सर्विसेज होगी वो भी आएगी। सर्विसेज में बेसिकली लोकेशन सर्विसेज हो गई, नोटिफिकेशन सर्विसेज हो गई, इस टाइप की चीज़ें आएंगी जो भी सर्विस रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो क्यूबिट्स में एक नया क्यूबिट बना लेते हैं। तो एक न्यू फोल्डर जो कि है यूज़र क्यूबिट, ये हो गया। यहाँ पे बस यूज़र क्यूबिट डॉट डार्ट बना लो और एक यूज़र स्टेट डॉट डार्ट बना लो। तो जैसा कि मैंने बताया क्यूबिट के अंदर सिर्फ स्टेट होता है और जो एक्चुअल क्यूबिट होता है वो होता है। इसके अंदर इवेंट्स नहीं होते हैं, इवेंट्स की जगह यहाँ पे फंक्शंस होते हैं। और ये सब मैंने ऑलरेडी बता रखा है एक वीडियो में, ठीक है। मैंने ब्लॉग पे पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो जाके देख सकते हो, वहाँ पे सब कुछ क्लियरली मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है। तो यूज़र के लिए अलग अलग स्टेट्स बना लो। अब याद रखना ये वाला जो क्यूबिट है यहाँ पे, ये ग्लोबल क्यूबिट है, ये लॉगिन पेज का क्यूबिट नहीं है, ठीक है। लॉगिन पेज का स्पेसिफिक क्यूबिट नहीं है ये पूरी ऐप के लिए ग्लोबल क्यूबिट है जो कि यूज़र को हैंडल करेगा। ये पूरी ऐप के लिए है। लॉगिन का जो स्पेसिफिक क्यूबिट होगा उसको हम बाद में बनाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली अगर तुम्हें बनाना है, वैसे मैं तुम्हें एक टिप दे देता हूँ, अगर तुम्हें स्पेसिफिकली पेज के लिए कोई चीज़ बनानी है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे प्रोवाइडर एक बेटर ऑप्शन है। अगर तुम्हें ग्लोबली चीज़ें हैंडल करनी, जैसे कि ये है यूज़र है हमारा, तो यूज़र ग्लोबली या तो लॉग्ड इन होगा या तो लॉग्ड आउट होगा, या फिर वो लोडिंग भी हो सकता है कि मान लो करेंटली लोड हो रहा है। तो ये सब चीज़ है। तो उस केस में फिर स्टेट मैनेजमेंट थोड़ी सी टफ हो जाएगी प्रोवाइडर से, है ना। यहाँ पे ब्लॉक ज़्यादा अच्छा है, ब्लॉक ज़्यादा सॉलिड है। तो इसके लिए हम ब्लॉक यूज़ करेंगे ग्लोबल के लिए, और जो लोकल स्टेट्स होंगी, जो लोकली पेज की स्टेट्स है सिर्फ, उसके लिए हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। तो दोनों चीज़ें बेसिकली एक ही प्लेलिस्ट में तुम्हारी हो जाएंगी। तो यूज़र क्यूबिट को यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यूज़र स्टेट्स डिफाइन कर लो। तो क्या क्या स्टेट्स यहाँ पे हो सकते हैं, सबसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास ले लो, यूज़र स्टेट। अब इस क्लास को एक्सटेंड करके बस अलग अलग क्लासेस बनाते रहो और वो अलग अलग क्लासेस अलग अलग स्टेट्स को डिफाइन करेंगी। तो क्लास यूज़र इनिशियल स्टेट एक्सटेंड्स यूज़र स्टेट। तो बेसिकली एक इनिशियल स्टेट है जो कि स्टार्टिंग में होगी, यानी कि कुछ भी स्टेट नहीं है, ना तो यूज़र लोड हो रहा है, ना वो लॉग्ड इन है, ना वो लॉग्ड आउट है, कुछ भी नहीं है, ना कोई एरर आया ना कुछ। इसके अलावा एक क्लास यूज़र लोडिंग स्टेट, इसके अलावा एक क्लास यूज़र लॉग्ड इन स्टेट, यानी कि जब वो लॉग इन हो जाएगा तब के लिए ये क्लास यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट, यूज़र स्टेट। इसके अलावा क्लास यूज़र एरर स्टेट, यानी कि जब कोई एरर आ जाएगा इन केस तो ये उसके लिए है। अब इनके अंदर डेटा डिफाइन कर लो कि कहाँ कहाँ पे डेटा हो सकता है, वो सब डिफाइन कर लो। तो एरर के अंदर हो सकता है, यानी कि जब भी एरर आएगी तो उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज भी मैं सेंड करूँगा, तो मैसेज हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो फाइनल स्ट्रिंग मैसेज यूज़र एरर स्टेट दिस डॉट मैसेज। तो जब भी मैं यूज़र एरर स्टेट का एक इंस्टेंस बनाऊंगा उस केस में उसे मैं मैसेज भी दूंगा जो कि एक स्ट्रिंग है। तो इसके अंदर तो डेटा होगा। जब यूज़र लॉग आउट हो जाएगा उस केस में कोई डेटा नहीं होगा, क्योंकि लॉग आउट हो गया तो बात खत्म। लॉग्ड इन अगर होगा तब डेटा होगा, क्योंकि जब कोई यूज़र लॉग इन हुआ है तो मुझे बताना है कि कौन सा यूज़र लॉग इन हुआ है, उसका क्या डेटा है, क्या उसका मॉडल है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, राइट। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे ले लेंगे। तो फाइनल यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल। तो यूज़र लॉग्ड इन स्टेट के केस में ये दिस डॉट यूज़र मॉडल देना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोडिंग के अंदर कोई डेटा नहीं होगा, इनिशियल के अंदर भी कोई डेटा नहीं होगा। तो ये सारी हमारी इस यूज़र क्यूबिट की स्टेट्स हैं अलग अलग। अब चलते हैं यूज़र क्यूबिट को डिफाइन करते हैं। तो क्लास यूज़र क्यूबिट एक्सटेंड्स क्यूबिट।
अगेन क्यूबिट अभी ये शो नहीं करेगा तुम्हें बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये चीज़ फ्लटर के अंदर नहीं होती, ये चीज़ एक पैकेज के अंदर होती है, और पैकेज का नाम है flutter_block। तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं, flutter pub add flutter_block। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि प्रोवाइडर भी यूज़ करने वाले हम लोकली, ठीक है। जो लोकल पेजेस हैं, जो पेज की स्टेट्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए हम प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, और जो ग्लोबल स्टेट्स हैं, जो ग्लोबल डेटा है सारा, उसको हैंडल करने के लिए हम ब्लॉक का यूज़ करेंगे, यानी कि क्यूबिट्स का यूज़ करेंगे। तो प्रोवाइडर को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, फ्लटर pub add प्रोवाइडर। ये हो गया। तो ब्लॉक और प्रोवाइडर दोनों हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। अब चलते हैं क्यूबिट को करते हैं एक्सटेंड, और क्यूबिट के अंदर इसको बस स्टेट दे दो, तो यूज़र स्टेट, ये हो गया। यूज़र क्यूबिट को इनिशियलाइज कर लो एक इनिशियल स्टेट के साथ, तो यूज़र क्यूबिट सुपर यूज़र इनिशियल स्टेट। इसके अलावा जैसा मैंने बताया कि जो यूज़र क्यूबिट है वो एक लिंक है, राइट। जो भी क्यूबिट होते हैं, जो भी प्रोवाइडर्स होते हैं, वो एक लिंक होते हैं डेटा और प्रेजेंटेशन के बीच में। तो उस केस के लिए हमें जो डेटा के फंक्शंस हैं वो यहाँ पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जो डेटा में हमारे क्या फंक्शंस है, डेटा के अंदर हमारे फंक्शंस हैं यूज़र को बनाने के लिए और यूज़र को साइन इन करवाने के लिए। तो वो दोनों फंक्शंस यहाँ पे भी हमें डालने पड़ेंगे, यहाँ पे हमें उसे एक्सपोज करवाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको उन चीज़ों का एक्सेस मिल सके। तो बेसिकली जो रिपॉजिटरी है वो यहाँ पे देनी पड़ेगी हमें सबसे पहले तो फाइनल यूज़र रिपॉजिटरी अंडरस्कोर यूज़र रिपॉजिटरी एक मैंने डिफाइन कर दी। ये हो जाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। हमें अब करना है इस यूज़र रिपॉजिटरी को यूज़, और यहाँ पे फंक्शंस बनाने हैं वही दोनों जो वहाँ पे बने हुए हैं। तो साइन इन के लिए एक बनाना पड़ेगा और क्रिएट अकाउंट के लिए एक बनाना पड़ेगा। तो वो दोनों बना लेते हैं। एक वॉइड साइन इन में बनाऊँगा और एक वॉइड क्रिएट अकाउंट में बनाऊँगा। ये हो गया। ट्राई और कैच लगाना पड़ेगा, लेकिन बस डिफरेंस ये होगा कि यहाँ से अगर मेरे पास एक्सेप्शन आई है तो मैं उसे फिर से रीथ्रो नहीं करूँगा, क्योंकि अब वो क्यूबिट तक आ चुकी है, और क्यूबिट प्रेजेंटेशन को डायरेक्टली वो चीज़ दे सकता है एक स्टेट से, राइट, एक स्टेट से। यहाँ पे अब तुम्हें रीथ्रो करने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली एक स्टेट दे देंगे उसे नई। तो मैं एमिट कर दूंगा यूज़र एरर स्टेट, और मैसेज के अंदर ex.toString डाल दूंगा, यानी कि जो भी एक्सेप्शन आई है वही की वही मैंने उठा के यहाँ पे डाल दी। ये चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, मैसेजेस अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं कि एक्सेप्शन आई क्या है। अब हमें ट्राई क्या करना है वो देखो। ट्राई हमें करना है अवेट यूज़र रिपॉजिटरी डॉट साइन इन। तो साइन इन करने का बेसिकली ट्राई करना है, ईमेल और पासवर्ड इसे देने हैं, तो वो चीज़ हम ऊपर से ले लेंगे आर्ग्यूमेंट्स में से। तो रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग ईमेल और रिक्वायर्ड है स्ट्रिंग पासवर्ड। साइन इन अगर सक्सेसफुली होता है तो हमें एक यूज़र मॉडल वहाँ से मिलता है, तो अवेट करके उसे मैं यूज़र मॉडल के अंदर ही कर रहा हूँ स्टोर। ये हो गया। अगर ये चीज़ सक्सेसफुल रहती है, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आती है, तो मैं कर दूंगा एमिट यूज़र लॉग्ड इन स्टेट, राइट। तो अगर साइन इन अगर मेरा सक्सेसफुल रहा है तो बस सिंपल यूज़र लॉग्ड इन स्टेट मेरी आ जाएगी वहाँ पे। अगर सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो एक्सेप्शन ही आ जाएगी, और एक्सेप्शन आएगी तो वो कैच में आ जाएगा, और कैच के अंदर से एमिट हो जाएगी यूज़र एरर स्टेट। सेम चीज़ जो हमने साइन इन में करी है, यही सेम चीज़ बेसिकली जो क्रिएट अकाउंट है उसमें भी होगी, काफ़ी हद तक सेम है। तो साइन इन को ही फिर से कॉपी कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे ये लगा लो। तो क्रिएट अकाउंट, ईमेल पासवर्ड हमें तब भी देना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। यूज़र मॉडल इन रिटर्न वहाँ से मिलेगा, लेकिन बस साइन इन की जगह क्रिएट अकाउंट वाला फंक्शन कॉल करना है। बाकी हम आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी हमें चीज़ें करनी है वो करते रहेंगे। तो क्रिएट अकाउंट का फंक्शन कुछ इस टाइप से बनेगा। अब इस यूज़र क्यूबिट को मैं करवाऊंगा ग्लोबली अवेलेबल, यानी कि पूरी ऐप के अंदर। जैसा मैंने बताया ये ग्लोबल डेटा है जो कि पूरी ऐप के अंदर यूज़ होने वाला है। तो मेन डॉट डार्ट में मटेरियल ऐप को मैं रैप करूँगा एक विजेट से, जिसका नाम होगा मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर। अभी के लिए हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स हैं नहीं वैसे, तो अभी के लिए तो ये ओवरकिल है कि फालतू में हम इसे ले रहे हैं, लेकिन हाँ इन फ्यूचर हमारे पास मल्टीपल ब्लॉक्स होंगे ही होंगे, वो हम जानते ही हैं। तो इसलिए अभी से ही हम एक मल्टी ब्लॉक प्रोवाइडर ले रहे हैं। तो पहला ब्लॉक बना लो, ब्लॉक प्रोवाइडर से क्रिएट कर दो कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे अपना जो भी ब्लॉक तुमने बनाया उसका एक इंस्टेंस नया बन जाएगा, ठीक है। तो यूज़र क्यूबिट का एक नया इंस्टेंस यहाँ पे बनेगा, और यही वाला स्पेसिफिक इंस्टेंस पूरी ऐप में यूज़ होगा। ये हो जाने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक्चुअली में लॉगिन का सिस्टम बनाते हैं, राइट।
तो लॉगिन स्क्रीन पे अगर तुम देखो तो दो चीज़ें, एक तो ईमेल है और एक पासवर्ड है। अब जैसा मैंने बताया, लॉगिन स्क्रीन या कोई सी भी स्क्रीन की इंटरनल स्टेट यानी कि जो उसकी स्टेट है स्पेसिफिकली, उसको मैं हैंडल करूँगा उसके प्रोवाइडर से। तो ऑथ के अंदर ही मैं यहाँ पे उसके प्रोवाइडर्स बना रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे लॉगिन प्रोवाइडर आ जाएगा, ये आ गया। तो बस क्लास लॉगिन प्रोवाइडर विद चेंज नोटिफायर, ये हो गया। अब ये जो लॉगिन प्रोवाइडर है इसके अंदर लॉगिन से रिलेटेड स्टेट्स हम हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स लोडिंग, कि हम करेंटली लोडिंग कर रहे हैं या फिर नहीं, जो कि स्टार्टिंग में फॉल्स होगा। इसके अलावा हमारी स्क्रीन पे कोई एरर है या फिर नहीं, तो उसको हैंडल करने के लिए एक एरर, राइट। तो एरर को मैं ले रहा हूँ एम्प्टी, यानी कि जब तक एरर एम्प्टी है इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। हमें यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस डिफाइन करने पड़ेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए। फॉर एग्जांपल लॉगिन पे जब हम प्रेस करेंगे तो उस केस में क्या होगा वो हमें यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। सेम साइन अप पे जब प्रेस करेंगे तो क्या होगा, फॉरगॉट पासवर्ड पे प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली हमें यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। एक और चीज़ यहाँ पे डिफाइन होगी वो है हमारे टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स। तो जितने भी कंट्रोलर्स वगैरह, फॉर्म की वगैरह जो भी चीज़ें हम लेंगे सब कुछ यहाँ पे डिफाइन होगा। तो लॉगिन स्क्रीन पे चलो, ये जो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर्स यहाँ पे है इन्हें यहाँ से उठा के लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर ही डाल दो। इसके अलावा हम यहाँ पे एक फाइनल फॉर्म की भी ले लेंगे, ठीक है, ग्लोबल की, जिसका टाइप है फॉर्म स्टेट। ये फॉर्म की हमारी इन फील्ड्स को वैलिडेट कराने में हमारी हेल्प करेगी। आगे बढ़ते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं इस लॉगिन बटन के लिए, ठीक है। तो वॉइड लॉग इन मैं बेसिकली यहाँ पे बना रहा हूँ। अब ये जो हमारा प्रोवाइडर है ना, ये जो लॉगिन वाली स्क्रीन है, ये किस चीज़ को यूज़ कर रही है, हमारे ब्लॉक को, राइट। जो हमारा यूज़र क्यूबिट है उसको यूज़ करके ही ये लॉगिन वाला हमें पता लगेगा कि वो सक्सेसफुल है या फिर सक्सेसफुल नहीं है। उस अकॉर्डिंग हमें अलग अलग यहाँ पे इज लोडिंग एरर की वैल्यूज़ यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर वो चीज़ हम एक्सेस कैसे करें, राइट, अपने ब्लॉक को कैसे एक्सेस करें, क्योंकि ब्लॉक को एक्सेस करने के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट मिलना यहाँ पे ज़रूरी है। अगर बिल्ड कॉन्टेक्स्ट तुम्हें चाहिए तो वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लॉगिन प्रोवाइडर है तो इसका जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हम उसका बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले सकते हैं। तो जो भी करंट स्क्रीन है उसका बिल्ड कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो फाइनल बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट आ जाएगा। तो लॉगिन प्रोवाइडर को बिल्ड करने के लिए अब कॉन्टेक्स्ट देना इंपॉर्टेंट है और कॉन्टेक्स्ट हम यहाँ पे उसे देंगे, सिंपल। तो अब इस लॉगिन प्रोवाइडर को प्रोवाइड करवाने के लिए, अगेन ये चीज़ पूरी ऐप के लिए तो है नहीं, जैसे कि जो यूज़र क्यूबिट था वो तो पूरी ऐप के लिए था, अब ये पूरी ऐप के लिए नहीं है। अगर ये पूरी ऐप के लिए नहीं है तो मैं इसे स्पेसिफिकली लॉगिन वाली स्क्रीन को ही दूंगा, पूरी ऐप को नहीं दूंगा। तो इसके लिए मैं जाऊंगा रूट्स के अंदर, कोर में रूट्स, यहाँ पे ये लॉगिन स्क्रीन बनी हुई है। इस लॉगिन स्क्रीन को मैं रैप कर दूंगा एक विजेट में, जिस विजेट का नाम है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर। ये जो है चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर, ये प्रोवाइडर वाले पैकेज के अंदर होता है। तो पैकेज को इंस्टॉल कर लेना फ्लटर पब प्रोवाइडर से, तो ही ये चीज़ अवेलेबल होगी, ठीक है। और ब्लॉक से ब्लॉक प्रोवाइडर होता है और प्रोवाइडर में चेंज नोटिफायर प्रोवाइडर होता है। तो दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा मेरा कॉन्टेक्स्ट लॉगिन प्रोवाइडर। तो अब जब भी मैं लॉगिन स्क्रीन पे आऊँगा कहीं से भी, किसी भी स्क्रीन से, तो ये जो प्रोवाइडर है ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर होगा, राइट। और लॉगिन प्रोवाइडर जो है उसको कॉन्टेक्स्ट भी यहीं से पास हो गया। तो लॉगिन प्रोवाइडर को उसका कॉन्टेक्स्ट ऑटोमेटिकली यहाँ से मिल गया। ये मिल जाने के बाद अब हम लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें भी जो भी है वो सब भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉक को अगर हमें पिक करना है तो वो भी यहाँ पे अब इजीली अवेलेबल है। यहाँ पे आते हैं लॉगिन स्क्रीन पे, यहाँ पे एरर आ रहा है कि ईमेल कंट्रोलर और पासवर्ड कंट्रोलर दोनों उसे मिल नहीं रहे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बिल्ड फंक्शन है उसके अंदर अपने प्रोवाइडर का एक इंस्टेंस बना लेंगे। तो फाइनल प्रोवाइडर इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे उसे उसका टाइप दे दो जो कि है लॉगिन प्रोवाइडर। तो ये हो गया मेरा प्रोवाइडर। तो अब जो ईमेल कंट्रोलर है और जो पासवर्ड कंट्रोलर है वो सारे प्रोवाइडर के अंदर ही है। तो प्रोवाइडर डॉट ईमेल कंट्रोलर और सेम प्रोवाइडर डॉट पासवर्ड कंट्रोलर। इसके अलावा जो लॉगिन वाला बटन है वो भी मैंने वहीं पे लिख रखा है, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो प्रोवाइडर डॉट लॉग इन, ये हो गया। तो प्रोवाइडर डॉट लॉग इन, वेरी सिंपल, लॉगिन प्रोवाइडर में मैं आ गया। लॉगिन के केस में होगा क्या कि ये जो ब्लॉक है हमारा,
उसके अंदर ये फंक्शन को कॉल करवाएगा, राइट। हमारा जो ब्लॉक है उसके अंदर वो वाला फंक्शन कॉल होगा जो भी हमें करना है वो। तो ब्लॉक प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, टाइप दे दो यूज़र क्यूबिट डॉट साइन इन, राइट। ईमेल पासवर्ड अब कहाँ से देंगे, ये जो ईमेल कंट्रोलर और जो पासवर्ड कंट्रोलर है इसमें से, राइट। तो स्ट्रिंग ईमेल इक्वल टू ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ऐसे ही जो पासवर्ड होगा वो भी यहीं से आएगा। तो पासवर्ड कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ये हो गया। अभी भी लेकिन आधी चीज़ें यहाँ पे मिसिंग है। फॉर एग्जांपल चलो साइन इन हमने फंक्शन तो कॉल किया, साइन इन वाला फंक्शन कॉल हो गया, तो क्यूबिट के अंदर अलग अलग स्टेट्स आ जाएगी कि अगर वो सक्सेसफुली हो गया तो लॉग्ड इन स्टेट, सक्सेसफुली नहीं हुआ तो एरर स्टेट। लेकिन हमें इस बात का पता कैसे चलेगा कि वो सक्सेसफुल हुआ भी या फिर नहीं हुआ, तो स्टेट्स का चेंज का कैसे पता लगेगा कि स्टेट एक्चुअली में चेंज हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक प्रोवाइडर जो है ये जो यूज़र क्यूबिट है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो यूज़र क्यूबिट है इसके रियल टाइम अपडेट्स मुझे चाहिए होंगे। तो उसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना लेता हूँ, वॉइड लिसन टू यूज़र क्यूबिट, ये हो गया। तो ये जो लिसन टू यूज़र क्यूबिट वाला फंक्शन है ये बेसिकली वही करेगा जो इसका नाम बता रहा है, ये यूज़र क्यूबिट की वैल्यूज़ को देखेगा जब भी उसमें चेंज होगा, और उस अकॉर्डिंग अगर मैं अपने प्रोवाइडर में कुछ चेंजेस देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। तो बस इतना करना है। तो सिंपली बस उस क्यूबिट को पिक कर लो और कोई फंक्शन मत कॉल करो, इंस्टेड उसकी स्ट्रीम पे करो लिसन, ठीक है। यानी कि जो यूज़र क्यूबिट है उसकी स्ट्रीम पे मैं कर रहा हूँ लिसन, इवेंट के अंदर मुझे उसकी स्टेट मिल जाएगी, यूज़र स्टेट, यूज़र स्टेट। नाउ अगर मेरी यूज़र स्टेट एरर वाली है तो मैं एरर के अंदर एरर डाल दूंगा, अगर मेरी यूज़र स्टेट लोडिंग वाली है तो मैं लोडिंग के अंदर लोडिंग डाल दूंगा। सिंपल सीधी बात है ये। तो ये सब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो इफ़ यूज़र स्टेट इज़ यूज़र लोडिंग स्टेट, तो उस केस में मेरा इज़ लोडिंग हो जाएगा ट्रू, मेरी एरर हो जाएगी एम्प्टी, और मैं कर दूंगा नोटिफाई लिसनर्स को, राइट। तो अपडेट हो जाएगा सब कुछ। इसके अलावा एल्स इफ अगर मेरी यूज़र स्टेट है यूज़र एरर स्टेट, तो उस केस में इज़ लोडिंग हो जाएगा फॉल्स, एरर हो जाएगी यूज़र स्टेट डॉट मैसेज के इक्वल, यानी कि जो यूज़र एरर स्टेट है उसका जो मैसेज हमने लिया था जो ये यहाँ पे डिफाइंड है वो, तो उसके इक्वल हो जाएगा मेरा मैसेज। और इसके अलावा और कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल यूज़र एरर स्टेट की जगह यूज़र लॉग्ड इन स्टेट आ गई, राइट, या फिर यूज़र लॉग्ड आउट स्टेट आ गई, तो उस केस में ना तो एरर है ना वो लोडिंग है। तो एल्स में अभी के लिए मैं सिर्फ इज़ लोडिंग को कर रहा हूँ फॉल्स और एरर को कर रहा हूँ एम्प्टी, और बस नोटिफाई लिसनर्स, और ये नोटिफाई लिसनर्स ऊपर भी यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया। तो ये लिसन टू यूज़र क्यूबिट इस तरह से वर्क करेगा। अगेन एक और छोटी सी प्रॉब्लम है यहाँ पे, ये मैंने शायद पहले भी बताया होगा एक वीडियो में, जो कि है कि लिसन जब भी किसी स्ट्रीम को कर रहे हैं तो लिसन से एक कनेक्शन बन जाता है जो कि ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं होता, ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता। तो कैंसिल करना इसको हमारे हाथ में है। तो जब भी लॉगिन प्रोवाइडर डिस्पोज होगा, ठीक है, तो डिस्पोज वाले फंक्शन को ओवरराइड कर लो यहाँ पे। तो जब भी प्रोवाइडर डिस्पोज होगा उस केस में ये सब्सक्रिप्शन भी कैंसिल हो जानी चाहिए, लेकिन सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए इसे कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। अब डायरेक्टली तो हो नहीं सकती, तो इसे कहीं पे स्टोर कर लो। तो ऊपर एक वेरिएबल बना लो, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन यूज़र सब्सक्रिप्शन, और ये जो यूज़र सब्सक्रिप्शन है मैं नहीं चाहता कि इस क्लास के बाहर अवेलेबल हो, तो मैं इसे अंडरस्कोर यूज़र सब्सक्रिप्शन ले रहा हूँ, यानी कि ये प्राइवेट है। तो बस इसके अंदर इसे स्टोर कर लो, ये आ गया, और इसी चीज़ को नीचे कैंसिल कर दो। तो अंडरस्कोर यूज़र सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन मार्क डॉट कैंसिल। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन मार्क है ये क्यों लगाया वो देखो, स्ट्रीम सब्सक्रिप्शन जो है वो नलेबल है, ठीक है, यानी कि वो नल भी हो सकता है इन केस, ज़रूरी नहीं है हो, लेकिन हाँ हो भी सकता है। तो इसलिए कैंसिल करते टाइम पे मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि अगर वो नल है तो वो आगे बढ़े ही ना। अब फॉर एग्जांपल इस फंक्शन के अंदर अगर मैं एक लॉग डाल दूं कि लिसनिंग टू यूज़र स्टेट डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। देखते हैं क्या होता है। तो रीलोड करने पे कोई भी लॉग यहाँ पे नहीं आया, और आएगा भी नहीं। मैं बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये जो लिसन टू यूज़र क्यूबिट वाला फंक्शन है ये हमने कहीं पे कॉल नहीं करा। ये चीज़ कहाँ पे कॉल होनी चाहिए, ये चीज़ कॉल होनी चाहिए लॉगिन प्रोवाइडर के बनते ही, क्योंकि जब लॉगिन प्रोवाइडर बनेगा ये चीज़ तो तभी इनिशियलाइज हो जानी चाहिए, राइट। तो
उसी टाइम पे इसे इनिशियलाइज करने के लिए मैं इसे जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर डाल दूंगा। तो लिसन टू यूज़र क्यूबिट, ये वाला जो फंक्शन है वैसे लिसन टू यूज़र क्यूबिट, इसे हमें बाहर यूज़ नहीं करना पड़ेगा, यानी कि लॉगिन प्रोवाइडर के बाहर से नहीं करना पड़ेगा कि लॉगिन स्क्रीन उसे एक्सेस करे या कोई और उसे एक्सेस करे। तो इसको भी हम प्राइवेट बना सकते हैं, तो अंडरस्कोर और ऊपर भी यहाँ पे अंडरस्कोर। अब देखते हैं एक बार, ये आ गया। तो लिसनिंग टू यूज़र स्टेट, तो अभी वाला फंक्शन कॉल हो चुका है, अब वो चीज़ एकदम ठीक है। ओके, तो ये सब हो गया, लॉगिन प्रोवाइडर हमारा सक्सेसफुली बन चुका है। अब चलते हैं, बस इतना करना है कि ये जो लॉगिन वाला फंक्शन है इसे कॉल करना है, यानी कि बस लॉगिन वाले बटन पे हमें प्रेस करना है, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। यहाँ पे बस मैं तुम्हें एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ, ठीक है, एक फ्लो बता रहा हूँ कि एक्चुअली में होगा क्या यहाँ पे, वो देखो। सबसे पहले तो लॉगिन बटन पे हम जब प्रेस करेंगे, ऑफ कोर्स वैल्यूज़ वगैरह डालने के बाद होगा ये, ठीक है। वैल्यूज़ मैंने डाली, फॉर एग्जांपल लॉगिन स्क्रीन पे जब मैं प्रेस करूँगा तो ये प्रोवाइडर के अंदर लॉगिन फंक्शन को कॉल कर रहा है, राइट। प्रोवाइडर कौन सा है? लॉगिन प्रोवाइडर। उसके अंदर चलते हैं, तो लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर जो लॉगिन वाला फंक्शन है वो कॉल कर रहा है। उसके अंदर हो क्या रहा है, बेसिकली वो ईमेल उठा रहा है ईमेल कंट्रोलर में से, यानी कि जो वैल्यू ईमेल में होगी वो पासवर्ड की वैल्यू उठा रहा है, और उसके बाद ब्लॉक को कॉल कर रहा है, जो हमारा यूज़र क्यूबिट वाला ब्लॉक है उसको कॉल कर रहा है। उसके अंदर साइन इन फंक्शन को कॉल कर रहा है ईमेल और पासवर्ड के साथ, तो दोनों वैल्यूज़ उसने उसे प्रोवाइड करा दी। अब साइन इन के अंदर चलते हैं, होगा क्या? साइन इन के अंदर बेसिकली जो यूज़र रिपॉजिटरी है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, यानी कि अब डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, एक्चुअल जो डेटा वाली लेयर है उसको। तो वहाँ से हमने साइन इन करने का ट्राई करा, ईमेल पासवर्ड जो हमें मिले थे वही हमने पास कर दिए यहाँ पे भी। अगर वो चीज़ सक्सेसफुल रही तो यूज़र लॉग्ड इन स्टेट यहाँ से आ जाएगी, अगर ये चीज़ अनसक्सेसफुल रही तो यूज़र एरर स्टेट आ जाएगी। अब इस स्टेट्स के अकॉर्डिंग हम वापस प्रोवाइडर में आ जाएंगे। ये स्टेट्स हमें मिलेंगी कहाँ पे? ये स्टेट्स हमें मिलेगी इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, यानी कि जो हमने स्ट्रीम को सब्सक्राइब कर रखा है यूज़र क्यूबिट की। तो यूज़र क्यूबिट की स्टेट में जैसे ही कोई चेंज होगा, चाहे वो यूज़र एरर स्टेट आए, चाहे वो लॉग्ड इन स्टेट आए, चाहे वो कुछ भी आए, उस केस में ऑटोमेटिकली हमारे प्रोवाइडर की वैल्यूज़ चेंज हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर एरर स्टेट आती है तो इज लोडिंग फॉल्स हो जाएगा और एरर जो है यूज़र स्टेट के मैसेज के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाने के बाद अब इसी चीज़ को बस हमें अपने यूआई के अंदर दिखा देना है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इज लोडिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो ये जो इज लोडिंग वाला बूलियन है इसके अकॉर्डिंग और एरर के अकॉर्डिंग अलग अलग यूआई बस यहाँ पे बिल्ड करना है। चलते हैं लॉगिन स्क्रीन पे। ये जो हमने प्रोवाइडर का इंस्टेंस यहाँ पे ले रखा है बाय डिफ़ॉल्ट, ये रियल टाइम अपडेट्स एक्सेप्ट करता है, राइट। तो यहाँ पे जो लिसन वाली प्रॉपर्टी होती है वो ट्रू होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो प्रोवाइडर में कोई चेंज होगा तो ये पूरा स्कैफोल्ड फिर से बिल्ड हो जाएगा, तो तुम्हें स्टेट्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर तुम स्पेसिफिकली कुछ विजेट्स को ही अपडेट करना चाहते हो, पूरे पेज को नहीं करना चाहते हो, तो तुम क्या कर सकते हो, इसे ले लो लिसन फॉल्स। तो अब ये चीज़ तो रियल टाइम अपडेट्स लेगी नहीं, और जिस चीज़ को अपडेट करना है, फॉर एग्जाम्पल ये लॉगिन बटन ले लो, उसी चीज़ को स्पेसिफिकली जो कंज्यूमर विजेट होता है उसके अंदर रैप कर देना, राइट। कंज्यूमर वैसे बिल्डर होता है, चाइल्ड नहीं होता उसके अंदर, ठीक है, तो बिल्डर होता है, तो वो चीज़ याद रखना। तो ये भी एक ऑप्शन है, या फिर एक सिंपलर ऑप्शन वही है कि तुम ऊपर उसे लिसन ट्रू ही रखो या फिर इसे हटा ही दो। तो हटाना बेसिकली सेम ही चीज़ है, लिसन ट्रू, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है, तो वो चीज़ है। और पेज को इतनी बड़ी चीज़ है नहीं, ठीक है, पेज पे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है या फिर पेज पे बहुत ज़्यादा विजिट्स नहीं है, तो इसलिए पूरा स्कैफोल्ड भी अगर रीबिल्ड हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सच। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं इस प्राइमरी बटन जो है मेरा लॉगिन वाला, इस पर मैं थोड़ी से प्रॉपर्टीज़ को चेंज करूँगा। तो अगर मेरा प्रोवाइडर इज़ लोडिंग है तो यहाँ पे डॉट 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 आएगा, ना कि लॉगिन। एरर के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं कुछ, फॉर एग्जांपल अगर कोई एरर आ जाता है तो मैं जो लॉगिन वाली हेडिंग है जस्ट इसके नीचे एक एरर दिखाना चाहता हूँ, राइट। तो अगर यहाँ पे प्रोवाइडर जो है डॉट एरर इज़ नॉट इक्वल टू एम्प्टी, राइट, क्योंकि अगर एरर एम्प्टी है तो इसका मतलब कोई एरर है ही नहीं। तो अगर एरर नॉट इक्वल टू एम्प्टी है तो उस केस में यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एक टेक्स्ट, और नहीं तो मैं दूंगा एक साइज बॉक्स, यानी कि कुछ भी लिटरली नहीं आएगा। ये हो गया। टेक्स्ट के अंदर मेरे जो प्रोवाइडर का एरर है वो आ जाएगा, प्रोवाइडर डॉट एरर, ये आ गया। इसके अलावा इसका स्टाइल दे दो। स्टाइल में मैं ज़्यादा नहीं दे रहा कुछ, सिर्फ कलर को रेड कर रहा हूँ। ये हो गया। अब चलते हैं एक्चुअली में इसे ट्राई करके देखते हैं हमने जो इतना बड़ा पूरा ये फ्लो बनाया ये वर्क कर भी रहा है या फिर नहीं। तो ईमेल एड्रेस में मैं डाल रहा हूँ rohit.samriwal@gmail.com। पासवर्ड में मैं कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल देता हूँ, कुछ भी डाल दिया। लॉगिन करा तो देख सकते हो ऊपर एक एरर आ गया, इनकरेक्ट पासवर्ड, राइट। इसके नीचे थोड़ा सा गैप चाहिए तो गैप भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे लॉगिन के बाद यहाँ पे भी एक गैप। ये हो गया। ऊपर से गैप थोड़ा सा कम कर लेते हैं, तो साइज़ को माइनस में दे सकते हो तुम लोग, ठीक है, -5 कर लो या जो भी तुम्हें देना है वो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऊपर थोड़ा कम और नीचे हल्का सा बढ़ा देते हैं, इसके साइज़ को 5 कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। तो हो गया। तो इनकरेक्ट पासवर्ड एरर आ गया ऑटोमेटिकली। ये कहाँ से आई? ये हमारे सर्वर से आया है, क्योंकि जब सर्वर को पता लगता है कि पासवर्ड गलत है, फॉर एग्जांपल जो मेरा यूज़र कंट्रोलर है उसमें देखते हैं, तो साइन इन के टाइम पे जब ये वाली चीज़ होती है, जब इनकरेक्ट पासवर्ड वाला मैसेज आता है और सक्सेस फॉल्स आता है, तो ये चीज़ मेरी जो यूज़र रिपोजिटरी है उसके पास गई होगी, राइट। तो यूज़र रिपोजिटरी जो है उसको पता लगा कि यार सक्सेस तो फॉल्स आ गया, और हमने उसे बता रखा है कि जब भी सक्सेस फॉल्स आए तो जो भी एपीआई से मैसेज आया उसको थ्रो कर दो। उसको उसने थ्रो करा तो वो कैच में आ गया, कैच में आ गया तो हमने उसे रीथ्रो कर दिया, फिर से थ्रो कर दिया, फिर से थ्रो होते ही वो कहाँ गया? वो गया यूज़र क्यूबिट के अंदर। तो यहाँ पे वो वाला एरर आ गया कि भाई कुछ कैच हुआ है, तो हमने कैच करके यूज़र एरर स्टेट यहाँ पे डाल दी। एरर स्टेट आई यानी कि यूज़र क्यूबिट में स्टेट में कुछ चेंज हुआ, स्टेट में कुछ चेंज हुआ तो जो लॉगिन प्रोवाइडर है उसकी स्ट्रीम के अंदर वो चीज़ आ गई, राइट, कि भाई यूज़र क्यूबिट की स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, तो वो चीज़ एक बार देख लो ज़रा। तो उसने वो चीज़ देख ली कि भाई कौन सी स्टेट है, लोडिंग है, नहीं, एरर है, हाँ एक एरर स्टेट है, तो उसने इस लोडिंग को फॉल्स कर दिया, एरर के अंदर जो एरर आई थी वो डाल दी और नोटिफाई लिसनर्स कर दिया। नोटिफाई लिसनर्स होते ही जो लॉगिन स्क्रीन है, जो मेन हमारा यूआई है, प्रेजेंटेशन है, उसके अंदर हम अपडेट्स तो ले ही रहे हैं, तो जैसे ही कोई अपडेट हुआ तो ये वाला यूआई भी रीबिल्ड हो गया। फिर उसने देखा कि एरर आ रखी है, हाँ आ रखी है, तो उसने प्रोवाइडर डॉट एरर दिखा दी, और इस लोडिंग भी इस तरह से वर्क कर रहा है अकॉर्डिंगली। तो ये एक चीज़ है। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं, वो है कि हम मेन डॉट डार्ट में ना एक ब्लॉक ऑब्जर्वर डाल देते हैं। अब ये ब्लॉक ऑब्जर्वर क्या भला है वो बता देता हूँ। ब्लॉक ऑब्जर्वर बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्लॉक्स को ऑब्जर्व करती है, यानी कि हर एक ब्लॉक को ऑब्जर्व करती है। तुम्हारी ऐप के जितने भी ब्लॉक्स होंगे सबसे रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं उनको वो ऑब्जर्व करती है। तो चलते हैं एक ब्लॉक ऑब्जर्वर नया बनाते हैं यहाँ पे। तो क्लास माई ब्लॉक ऑब्जर्वर एक्सटेंड्स ब्लॉक ऑब्जर्वर। तो ये ब्लॉक ऑब्जर्वर वाली क्लास जो है ये फ्लटर ब्लॉक वाले पैकेज में होती है, तो ये चीज़ याद रखना। तो माई ब्लॉक ऑब्जर्वर ये मैं खुद बना रहा हूँ उसको एक्सटेंड करते हुए। इसके अंदर बस अलग अलग फंक्शंस को तुम्हें ओवरराइड करना है, यानी कि ब्लॉक ऑब्जर्वर में ऑलरेडी कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, उनकी बस रीडेफिनेशन देनी है यहाँ पे, फिर से उन्हें डिफाइन करना है, उसी चीज़ को ओवरराइड करना बोलते हैं। तो ओवरराइड कर लेते हैं। एक तो ऑन क्रिएट को कर लेते हैं, यानी कि जब भी कोई ब्लॉक क्रिएट होगा तो उस टाइम पे क्या करना है, मैं लॉग कर दूंगा एक स्ट्रिंग जिसके अंदर लिखा होगा क्रिएटेड $ब्लॉक, यानी कि जो भी ब्लॉक होगा उसका वो मुझे टाइप बता देगा क्या था। ऑन क्रिएट के बाद ले लेते हैं एक ऑन चेंज भी, ठीक है, यानी कि जब वो चेंज होगा तो वो भी बता देगा। उस केस में मैं लॉग करूँगा कि चेंज इन $ब्लॉक, ठीक है, चेंज इन $ब्लॉक, और फिर जो चेंज हुआ है एक्चुअल वो भी बता दूंगा कि क्या चेंज हुआ है, राइट। ऐसे ही यहाँ पे ऑन ट्रांजिशन है, ऑन एरर है, बहुत कुछ है, सब कुछ यहाँ पे तुम चाहो तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक ब्लॉक ऑब्जर्वर बन गया इस टाइप से, और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ लॉग ही हो, तुम चाहो तो जो मर्जी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इस ब्लॉक ऑब्जर्वर को अप्लाई कर दो अपने ब्लॉक के ऊपर। तो मेन के अंदर ही लिख देना ब्लॉक डॉट ऑब्जर्वर इक्वल टू माई ब्लॉक ऑब्जर्वर। तो जो ऑब्जर्वर हमने खुद बनाया है वही चीज़ बस यहाँ पे मैंने डाल दी। तो बस इस तरह से वर्क करेगा। अब चलते हैं डीबग कंसोल में और देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि क्रिएटेड इंस्टेंस ऑफ यूज़र क्यूबिट, जो कि अच्छी बात है। अब जब मैं साइन इन कर रहा हूँ samrival@gmail.com और कुछ रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया, लॉगिन करा, तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट भी आ गई, जो मेरी वेब रिक्वेस्ट सेंड हुई है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने डीओ के अंदर भी इंटरसेप्टर लगा रखा है जो कि उसे बाय डिफ़ॉल्ट लॉग करता है, ठीक है, हमने एक लॉगर लगा रखा है। तो ये रिक्वेस्ट आ गई पूरी कि कहाँ पे रिक्वेस्ट सेंड हुई और क्या डेटा हमने सेंड किया, वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया, ये आया सक्सेस फॉल्स मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड, ये सब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसने चेंज के बारे में बताया, यानी कि जिस भी ब्लॉक में जो भी चेंज हुआ वो इसने बताया। क्या चेंज हुआ है वो देख लो कि यूज़र क्यूबिट में कुछ चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है कि उसकी करंट स्टेट थी इनिशियल स्टेट, यानी कि इनिशियल स्टेट से
एरर स्टेट अब आ गई है, राइट। तो ये एक अच्छी बात है, इससे तुम्हें पता लगता रहेगा कि कौन सी स्टेट्स कहाँ पे चेंज हो रही है और हो भी रही है या फिर नहीं। तो अगर नहीं हो रही है तो हम ये चीज़ देख सकते हैं भाई क्यों नहीं हो रही, क्या हो गया, राइट। एक और चीज़ है, नोटिस किया हो तो ये सीधा इनिशियल से एरर पे आ गया, यानी कि लोडिंग तो आई नहीं बीच में इनके एक बार भी। तो लोडिंग जब तक आएगी नहीं तो हमारा प्रोवाइडर भी लोड नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। तो वो लोडिंग इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमने लोडिंग लगाई नहीं है कहीं पे भी। फॉर एग्जांपल जो साइन इन है वो डायरेक्टली साइन इन है, या तो लॉग्ड इन है या फिर एरर है। तो हमें साइन इन के अंदर आते ही यहाँ पे बस एमिट करनी है एक यूज़र लोडिंग स्टेट, और यही सेम चीज़ मुझे करनी है जब मैं अकाउंट को करूँगा क्रिएट। ये हो गया। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो क्रिएटेड इंस्टेंस ऑफ यूज़र क्यूबिट, यानी कि यूज़र क्यूबिट बन चुका है। डालते हैं rohitsamriwal@gmail.com, रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, कुछ भी मैंने डाल दिया, लॉगिन करा तो ये हो गया। तो लोडिंग स्टेट से एरर स्टेट पे हो गया। और पहले देखोगे अगर तो पहले इनिशियल से लोडिंग पे गया, फिर हमारी रिक्वेस्ट सेंड हुई, रिक्वेस्ट सेंड होने के बाद वो लोडिंग पे था और लोडिंग से एरर पे आ गया। तो अब हमारी जो स्टेट्स हैं वो ठीक से वर्क कर रही हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी उस चीज़ का हमें डिफरेंस दिखेगा। तो लॉगिन की जगह ... हो रहा है वहाँ पे। वो तो रिक्वेस्ट इतनी जल्दी सेंड हो रही है कि वो ज़्यादा देर तक आ नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ सेंड वो हो रहा है, तो उस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे ठीक पासवर्ड डाल के देखते हैं, यानी कि जो हमारा करेक्ट पासवर्ड है RR1234 वो डाल के देखते हैं। तो RR1234 करते हैं लॉगिन। तो देखो रिक्वेस्ट सेंड हुई, सक्सेस आया ट्रू, डेटा के अंदर मेरा पूरा मॉडल आ गया, सब कुछ हो गया। और जो स्टेट थी वो लोडिंग स्टेट से लॉग्ड इन स्टेट पे आ गई, राइट, लॉग्ड इन स्टेट। तो ये लॉग्ड इन स्टेट हमें चाहिए थी ताकि जब भी सक्सेसफुली लॉगिन में हो चुका हूँ तो लॉग्ड इन स्टेट यहाँ पे आ जाए। अब इस लॉग्ड इन स्टेट के अकॉर्डिंग ना यहाँ पे फॉर एग्जांपल लॉग्ड इन स्टेट अगर आ रही है तो मैं उस अकॉर्डिंग यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ। डायलॉग दिखाना है वो दिखा दो, अगली स्क्रीन पे जाना है, कोई अगली स्क्रीन है इसके बाद उस पर जा सकते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें अब इस स्टेट से हैंडल हो सकती हैं कि यूज़र क्यूबिट की अगर स्टेट मेरी लॉग्ड इन स्टेट हो जाती है अगर सक्सेसफुली, तो उस केस में मैं आगे जा सकता हूँ। अब यही पूरा ऑपरेशन जो हमने यहाँ पे किया है, यही पूरा ऑपरेशन बेसिकली साइन अप वाले पे होगा। जो साइन अप प्रोवाइडर हमारा बनेगा वो बनेगा। तो लॉगिन प्रोवाइडर और साइन अप प्रोवाइडर का जो कोड होगा काफ़ी हद तक सेम होगा। उसके अंदर भी हमें यूज़र क्यूबिट पे लिसन करना पड़ेगा और फिर उस अकॉर्डिंग साइन अप की जो स्क्रीन है उसकी UI को चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा अभी यहाँ पे हमने फॉर्म की कोई वैलिडेशन नहीं करी है। अभी तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसके अंदर लिखा हुआ था कि ईमेल पासवर्ड में जो भी लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही उठा के फेंक दिया। तो ऐसे नहीं करना है, हमें फॉर्म की प्रॉपर वैलिडेशन करनी ही पड़ेगी, ठीक है। उससे वो थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। अगेन कुछ और करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल रोहित समरिवाल की जगह कोई ऐसी रैंडम ID डाल देते हैं @gmail.com, लॉगिन करा तो देखो यूज़र नॉट फाउंड, क्योंकि जो एरर वहाँ से आया वो क्यूबिट पे आया, क्यूबिट ने स्टेट चेंज करी, स्टेट चेंज हुई तो लॉगिन प्रोवाइडर के अंदर वो चेंज हुआ, लॉगिन प्रोवाइडर में चेंज हुआ तो स्क्रीन पे चेंज हो गया। तो ये चीज़ है। तो डेटा, लॉजिक एंड देन प्रेजेंटेशन, हमेशा यही फ्लो रहता है। प्रेजेंटेशन कभी डेटा से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, डेटा कभी प्रेजेंटेशन से डायरेक्टली बात नहीं करेगा, लॉजिक ही है जो कि दोनों से बात करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आज की वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी होगी तो अगला एपिसोड मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करने का ट्राई करूँगा। जैसा मैंने बताया हाफ एडिटेड वो है ऑलरेडी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन तक मुझे लगेंगे उसको मैक्स अपलोड करने में, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वो है कि मैं एक लाइव स्ट्रीम करने का सोच रहा हूँ। तो जैसे जो अगला वाला पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट, उसके अलावा जो बाकी का काम रह जाएगा वो सारा हम एक लाइव स्ट्रीम पे बैठ के कर सकते हैं। तो लाइव स्ट्रीम मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा वे है इस टाइप की चीज़ें करने का। जो मतलब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके लिए लाइव स्ट्रीम मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ ना, तो मैं ये इतना सारा मैं रिकॉर्ड करता हूँ, उसके बाद मैं इसे जब एडिट करने बैठता हूँ ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है, एक लाइव स्ट्रीम करेंगे इसके बाद, और मतलब इन दी फ्यूचर और भी करते रहेंगे। तो जो भी प्रोजेक्ट्स बनाए करेंगे आगे से वो लाइव बनाया करेंगे, लाइव स्ट्रीम पे अपना मस्त एकदम बैठेंगे, चिल करेंगे, सारे अपनी अपनी कॉफ़ी ले आना और एकदम फुल मस्ती करेंगे। ओके, तो फिर होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।